लखनऊ शहर के एक मिडिल क्लास इलाके में एक घर रोशनी से जगमगा रहा था। घर की सबसे चुलबुली और सबकी लाडली सांची की उसके प्यार साहिल से शादी जो होने जा रही थी, उसी घर के एक कमरे में सांची दुल्हन बनकर तैयार बैठी थी। जब उसने आईने में खुद को निहारा तो अपने ही रंग रूप पर गश खाकर बोली, आज तो मैं किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही। साहिल देखेंगे तो किसी तोते की तरह उनके होश उड़ जाएंगे। उसके पास बैठी उसके बड़े पापा की सबसे छोटी बेटी निशा ने छेड़ते हुए कहा, हाँ दीदी, वैसे मैं भी आपसे इंस्पायर हो गई हूँ। कॉलेज में ही अपने साहिल जीजू जैसे हैंडसम लड़के को पटा लिया और अब शादी करके उनके साथ सिंगापुर सेटल हो जाऊंगी। देखना, हम भी जीजू से कम हैंडसम लड़का नहीं ढूंढेंगे। ये सुनकर सांची निशा के कान खींचने लगी। अच्छा बेटा, तुम्हारी अकल क्या पिज्जा खाने गई है जो ये भूल गई कि तुम्हारे साहिल जीजू को पूरे 2 साल लगे तुम्हारी इस होनहार दीदी को पटाने में। और बेटा, पहले पढ़ाई कर लो मन लगा के, अभी से शादी के सपने देख रही हो, जेनजी कहीं की। निशा ने दांतों तले जीभ दबा ली और मासूमियत से बोली, अरे मेरी प्यारी बहना, पटाया किसी ने भी हो, लेकिन आपको उनसे इतना प्यार तो है कि उनके लिए सड़क के बीच खड़ी होकर प्यार का इजहार किया था। सांची ये सुनकर उस दिन के बारे में सोचकर मुस्कुरा उठी, फिर गंभीरता से बोली, प्यार तो बहुत है उनसे, उनके बिना जीने का सोच भी नहीं सकते निशा। ऊपर वाले की कृपा है जो आज हम एक होने जा रहे हैं। सांची मन में साहिल के साथ जिंदगी बिताने के सपने देख रही थी। तभी अचानक तेज आवाज के साथ कमरे का दरवाजा खुला। सांची ने दरवाजे की तरफ देखा तो उसके ताऊजी का बेटा निर्मल खड़ा था। उसके कपड़े पसीने से तर थे और सांसें फूली हुई थी। सांची, साहिल और उसकी फैमिली का कुछ पता नहीं चल रहा है। वो सब अचानक से जैसे कहीं गायब हो गए हैं। निर्मल हांफते हुए बोला तो सांची की जैसे धड़कनें ही रुक गई। वो झट से स्टूल से उठ खड़ी हुई और बड़ी बड़ी हैरानी से भरी आंखों से निर्मल को देखने लगी। लेकिन अगले ही पल वो हंसते हुए बोली, क्या भैया, आपको आज ही का दिन मिला मेरी टांग खींचने के लिए? आज तो थोड़ा सीरियस हो जाइए, मेरी शादी है आज। तभी दरवाजे के बाहर से एक कड़क आवाज सुनाई पड़ी, कोई शादी नहीं हो रही है सांची, तुम्हारी बारात नहीं आएगी। ये कहते हुए सांची के ताऊजी किशोर त्रिपाठी कमरे के अंदर आए। उनके चेहरे की परेशानी साफ बयां कर रही थी कि उनका कहा एक एक शब्द सच था। सांची ने भले ही निर्मल की बातों को मजाक समझ लिया, लेकिन उसके ताऊजी बेहद गंभीर इंसान थे और ऐसा मजाक कभी नहीं कर सकते थे। तो सच में साहिल मुझसे शादी नहीं करना चाहता? सांची के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसका दिल किसी सुपरफास्ट ट्रेन की स्पीड से धड़कने लगा और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वो लड़खड़ाकर गिरने वाली थी कि पास खड़ी निशा ने उसे संभाल लिया। दीदी, सांची ने कांपती आवाज में पूछा, ताऊजी, हम सच? अभी वो अपनी बात कह भी नहीं पाई थी कि दरवाजे से उसकी माँ राधा, उसके डैड केशव और ताई जी अनीता अंदर आए। उन सब के चेहरे पर उदासी और परेशानी भरे भाव थे। सांची की माँ राधा का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। उन्होंने भागकर सांची को गले से लगा लिया और रोने लगे। हे भगवान, ये क्या कर डाला हमारी बच्ची के साथ? अब क्या करेंगे हम? ये क्या हो गया? सांची तो अभी तक इस बात का यकीन नहीं कर पा रही थी कि चंद सेकंड में उसकी दुनिया उजड़ गई है। 2 साल से वो जिस साहिल के लिए अपने और साहिल के परिवार वालों को मना रही थी, वो साहिल बारात लेकर नहीं आ रहा था। तभी केशव जी उदास आवाज में बोले, हम खुद गए थे सांची, साहिल के घर पर ताला लगा है और वहाँ ऐसा अंधेरा है जैसे कभी शादी की तैयारी हुई ही नहीं। सांची के कानों में उनका कहा एक एक शब्द किसी गर्म लावे की तरह चुभ रहा था। ऐसे कैसे हो सकता है? साहिल मुझसे शादी करने वाला था, आज मेरी बारात आ रही थी। पापा, आखिर वो अपने परिवार के साथ अचानक गायब कहाँ हो गया और क्यों? वो तो प्यार करता था ना मुझसे, फिर ऐसा क्या हो गया? ये कहते कहते सांची का गला रूंध गया। उसकी हालत देखकर पूरे परिवार का दिल बैठ गया। तब निर्मल बोला, यही तो समझ नहीं आ रहा है। मैंने सबके नंबर पर कॉल कर लिया, सांची की माँ, उसकी बहन, उसके जीजाजी, सबका नंबर बंद है। सांची कुछ सोचने समझने की हालत में नहीं थी। ऐसा लग रहा था उसका दिल 1000 टुकड़ों में टूट चुका है और हर टुकड़े की चुभन 1000 गुना उसके दिल में महसूस हो रही है। नीचे सब बारात आने का इंतजार कर रहे हैं, सब दोस्त रिश्तेदार। हम क्या जवाब देंगे? ये कहते हुए किशोर जी ने अपने सीने पर हाथ रख लिया और लड़खड़ाने लगे। निर्मल ने तुरंत उन्हें संभाला। पूरे समाज में थू थू हो जाएगी हमारी, किसी को मुंह दिखाने काबिल नहीं रहे हम। हमारी इज्जत। किशोर जी की पत्नी अनीता ने उसकी बाह पकड़कर समझाया, अजी आप टेंशन ना लो जी, आपका बीपी बढ़ गया तो। फिर सांची की तरफ देखकर वो घूरने लगी। मैंने पहले ही कहा था, ये लव मैरिज वीरेज सब ढकोसला है, लेकिन आप सब ने तो इस लड़की को बिगाड़ रखा था। अब पड़ गए ना लेने के देने, पूरी दुनिया में नाक कटवा दी इसने। अब कौन करेगा इससे ब्याह? इससे तो क्या, हमारी निशा का भी नाम खराब होगा।
हे राम, लड़की की बारात नहीं आई, अब कौन लाएगा इस घर में बारात? कौन करेगा शादी? उनकी बात सांची की तकलीफ को और बढ़ा रही थी। हाँ, उसने ही इस शादी की जिद की थी और आज उसकी वजह से ही सब हो रहा था। एक तरफ उसका प्यार शादी के पहले उसे छोड़ बहुत गया टाइम से स्टॉक और मार्केट दूसरी में तरफ इन्वेस्ट उसका करने से परिवार उसकी वजह से ऐसी हालत से गुजर रहा था। हमेशा हर तरह से अतरंगी जुगाड़ लगाने वाली सांची को आज कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। तभी कमरे के बाहर से किसी की कड़कती आवाज गूंजी, मैं करूंगा इससे शादी। ये सुनकर कमरे के अंदर मौजूद हर शख्स की नजरें दरवाजे की तरफ उठ गई। सदे हुए कदमों की आहट के बाद उन्हें आदमी नजर आया। उसने काले रंग का महंगा सूट पहना हुआ था, हाथों में बेशकीमती घड़ी और चमचमाते महंगे जूते। उसे देखते ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो किसी खानदानी रईस परिवार से था। सांची की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई। तुम? तभी निर्मल हड़बड़ाते हुए बोला, आप मिस्टर अभिराज सबरवाल है ना, इंडियाज फेमस क्रिमिनल लॉयर? अभिराज ने ठंडी नजरों से निर्मल की तरफ देखा और बिना जवाब दिए गंभीरता से बोला, मुझे आपकी सिचुएशन का अंदाजा है और मैं आपके लिए एक ऑफर लेकर आया हूँ। मैं इस लड़की से शादी करने तैयार हूँ। ये सुनकर सबके चेहरे पर हैरानी की झलक उतर आई। देश का सबसे बड़ा क्रिमिनल लॉयर अभिराज सांची से शादी करने तैयार था? क्यों? यही सवाल सबके मन में था। तभी सांची अभिराज को घूरते हुए बोली, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। ये कोई एक्सचेंज ऑफर है क्या? एक दूल्हा नहीं आया तो दूसरा ले लो। उसने फिर अपने घर वालों से कहा, ये वही लड़का है पापा जिससे 2 दिन पहले मेरी स्कूटी का एक्सीडेंट हुआ था और ये मुझ पर बड़े घमंड से पैसे निछावर करके गया था। वो तो भला हो इसके दोस्त का जिसने मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया। उसने फिर अभिराज को पॉइंट करते हुए कहा, बोलो क्या है तुम्हारा मकसद? हाँ, क्यों आए हो यहाँ? अभिराज ने शांति से 2 टूक जवाब दिया, तुम्हारी हेल्प करने। सांची गुस्से से बोली, नहीं चाहिए हमें तुम्हारी सो कॉल्ड मदद, जाओ यहाँ से अभी। सांची की बदतमीजी से तो अभिराज की भौहें तन गई। तब सांची की ताई जी सांची को डांट लगाने लगी, तेरे तो भाग पड़े हैं सांची, तुझे कम से कम बेइज्जती से बचने का मौका मिल गया और तू है कि उस मदद को लात मार रही है। ये मत भूल, तेरे साथ हम सब भी मुश्किल में हैं। कम से कम हमारी इज्जत का तो लाज रख ले। ये बेचारा सामने से शादी का प्रस्ताव लेकर आया है और तू इससे बदतमीजी कर रही है। लेकिन किशोर और केशव जी इतनी आसानी से फैसला लेने वालों में से नहीं थे। सांची के पास केशव ने अभिराज की तरफ शक भरी नजरों से देखकर पूछा, मिस्टर सबरवाल, हम जानते हैं कि आपका परिवार शहर का खानदानी परिवार है। हमारा आपका तो कोई जोड़ ही नहीं, फिर आप क्यों सांची से शादी करना चाहते हैं? इससे पहले कि अभिराज कोई जवाब देता, अनीता जी बोल पड़ी, तुम सबरी अकल का हो का गवाह है। एक तो छोरा मदद करना चाह रहा है और तुम सब पुलिस की तरह सवाल जवाब करने में लगे हो। नीचे सब मेहमान बातें कर रहे हैं। अगर आज मंडप में फेरे ना हुए ना तो कल कालिक पोत लेना अपने मुंह में सब। मुझे तो कोई एतराज नहीं। ये छोरा तो उस धोखेबाज साहिल से कई गुना अच्छा है। सांची उनकी बात सुनकर अपसेट हो गई। ताई जी आप क्या कह रही हैं? हम इसे जानते भी नहीं है। और अनीता उसे घूर कर चिल्लाते हुए बोली, जानने की जरूरत क्या है? अभी बोले ना केशव और निर्मल, लायर है ये छोरा, पढ़ा लिखा नौजवान है और इस वक्त तुम्हें इस सब की पड़ी है। हमारे यहाँ इज्जत नीलाम होने को है। देख सांची, तुझे ये शादी करनी ही होगी। सांची ये सुनकर परेशान हो गए और इससे पहले कि वो कुछ कहती, अभिराज बोला, लुक, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो मुझसे शादी कर लो या कल की अखबार की ब्रेकिंग न्यूज बनो। सिर्फ समाज ही नहीं, पूरे शहर की तुम ताज़ा खबर बन जाओगी जिसकी बारात आई ही नहीं। मैं एक आखिरी बार पूछ रहा हूँ। उसके कहे शब्द सांची के दिल को तार तार कर रहे थे। पहले वो इस दुख को अपना नहीं सकी थी कि वो जिस इंसान से प्यार करती थी उसने उसे धोखा दिया और अब हालात ऐसे हैं कि उसका लिया कोई भी फैसला आने वाली जिंदगी को कठिन ही बनाएगा। सांची अभी इसी उलझन में थी कि क्या जवाब दे। तभी उसके ताऊजी, जो अब तक शांत, अपनी पगड़ी उतारते हुए आगे आए और सांची के पैरों में रखने लगे। ये देखकर सांची घबराकर पीछे हटी। ताऊजी! केशव ने भागकर उन्हें पकड़ लिया। भाई साहब, ये आप क्या? ताऊजी ने उम्मीद भरी नजरों से सांची की तरफ देखा और दबी आवाज में कहा, हमारे परिवार की इज्जत अब तुम्हारे हाथ में है बेटा, ये बदनाम होने मत दो। मैं अपने पूर्वजों को मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। सांची तो जैसे बुत बन गई थी। पूरे परिवार के मुखिया थे उसके ताऊजी, कभी किसी के सामने सर नहीं झुकाया और आज अपनी पगड़ी उतार दी। सांची ने एक गहरी सांस ली। सबकी आंखें उसे उम्मीद से देख रही थी। वो आंखें बंद करते हुए बोली, ठीक है, मैं इससे शादी के लिए तैयार हूँ। ये सुनते ही अभिराज के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान उभर आई, जो अगले ही पल गायब भी हो गई। वहीं सांची ने परिवार की इज्जत बचाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। कुछ ही देर में मंडप में दूल्हा दुल्हन बैठे थे, लेकिन वहाँ माहौल उत्सव जैसा नहीं था, बल्कि भारी और बोझिल महसूस हो रहा था। ढोल की आवाजें सुनाई तो दे रही थी, लेकिन बिना खुशी के। जोड़े में बैठी सांची के चेहरे पर वो दुल्हन वाली चमक नहीं, बल्कि मजबूरी और नाखुशी नजर आ रही थी। और अभिराज बिल्कुल शांत, जैसे ये शादी कोई कानूनी डील हो। फेरे शुरू होते हैं।
और हर फेरे के साथ सांची का दिल बैठा जा रहा था। वो जानती थी कि अब उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है। उसके साथ फेरे लेने वाला इंसान उसका प्यार नहीं बल्कि एक अजनबी है जिसके नाम के सिवा वो कुछ नहीं जानती। शादी की रस्में पूरी होने के बाद विदाई शुरू होती है। सांची की माँ फूट फूट कर रो रही थी, लेकिन सांची का चेहरा एकदम कठोर, जैसे किसी जंग को लड़ने को तैयार हो। वो अपनी ताऊजी के सामने आई और फीकी मुस्कान के साथ बोली, इस घर की बेटी होने का फर्ज निभा दिया मैंने ताऊजी, घर की इज्जत नीलाम नहीं होने दी। ये सुनकर ताऊजी के साथ साथ बाकी परिवार के चेहरे पर भी उदासी छा गई। ताऊजी जानते थे उन्होंने सांची को मजबूर करके गलत किया, लेकिन उनके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। सांची अभिराज की महंगी कार में आकर बैठ गए। निर्मल ने गाड़ी को धक्का लगाने की रस्म निभाई और गाड़ी अपनी रफ्तार से चल पड़ी। सांची अब अनजाने सफर की तरफ बढ़ रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अभिराज की नजर सांची पर थी। वो उसे आंसू पोंछते हुए देख रहा था। करीबन 1 घंटे के सफर के बाद गाड़ी एक आलीशान बंगलों के सामने आकर रुकी। तब कार से उतरते हुए अभिराज बोला, आज से तुम सबरवाल खानदान की बड़ी बहू बनकर रहोगी, लेकिन मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। अब से तुम मेरी अमानत हो। तुम्हारे खून के हर एक कतरे पर मेरा हक है, लेकिन बंद कमरे में पत्नी का दर्जा तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। ये कहकर वो बाहर उतर गया। वहीं उसकी बात सुनकर सांची का चेहरा सफेद पड़ गया। फिर क्यों की तुमने मुझसे शादी? सांची रूंधे गले से बोली, लेकिन अब तक अभिराज आगे बढ़ चुका था। क्यों की थी अभिराज ने सांची से शादी? क्या मकसद था उसका? साहिल और उसका परिवार अचानक कहाँ गायब हो गया? क्या इसके पीछे भी अभिराज की कोई चाल है? कैसे निभाएगी सांची इस समझौते की शादी को? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। सांची की आंखों में सवाल थे और दिल में एक तूफान। उसने गहरी सांस लेते हुए आखिरकार पूछ ही लिया, जब मुझे अपनी बीवी मानना ही नहीं था तो फिर ये शादी क्यों की? अभिराज ने एक पल को उसकी आंखों में झांका, लेकिन जवाब देना जरूरी नहीं समझा। उसके चेहरे पर वही बेरुखी थी, जैसे ये सवाल उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखता। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, जवाब दो। सांची की आवाज तेज हो गई। अभिराज ने बिना कुछ कहे बस एक हल्की सी मुस्कान दी और आगे बढ़ गया, जैसे उसकी बात उसके लिए कोई अहमियत ही नहीं रखती। सांची गुस्से में मुट्ठियां भींचते हुए कार से उतरी और जब उसकी नजर सामने खड़े उस आलीशान मैंशन पर पड़ी तो उसकी आंखें चौड़ी हो गई। ये घर नहीं, बिल्कुल किसी महल से कम नहीं था। ऊंची दीवारें, शानदार गार्डन, सामने एक बड़ा फव्वारा, हर कोना किसी शाही महल की तरह दमक रहा था। ये सब देखने के बावजूद भी सांची का मन बुझा हुआ था। उसने तो साहिल के घर की बहू होने का सपना देखा था, लेकिन किस्मत उसे कहीं और ले आई। जैसे ही अभिराज के पीछे पीछे वो अंदर आई, अभिराज की बहन अदिति और उनकी माँ गायत्री देवी की नजर उन पर पड़ी। अदिति का हंसना अचानक थम गया। गायत्री देवी की आंखें चौड़ी हो गई। सामने उनका बेटा खड़ा था, लेकिन अकेला नहीं। उसके गले में वरमाला थी और उसके ठीक बगल में एक लड़की लाल जोड़े में खड़ी थी। गायत्री देवी ने ये नजारा देखते ही कड़े स्वर में पूछा, अभिराज, ये सब क्या है? अभिराज ने कैजुअल तरीके से कहा, मैंने शादी कर ली है और अब से सांची इस घर की बहू है। ये सुनकर गायत्री देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वहीं अदिति हैरानी से बोली, अभी आपने शादी कर ली और हमें बताने की जरूरत भी नहीं समझी? कौन है ये लड़की, कहाँ से आई है और बिना बताए अचानक से शादी? हमें खुलकर बताइए सब। अभिराज ने अपने कोट के बटन खोले और बिना जवाब दिए सीधे अंदर की तरफ बढ़ा। रुकिए! गायत्री देवी गुस्से से चिल्लाई तो अभिराज को रुकना पड़ा। आप जवाब दिए बिना कहीं नहीं जा सकते अभी। आप ऐसे कैसे किसी से शादी कर सकते हैं? कोई वजह तो होगी, और शादी करनी ही थी तो हमसे छिपाने की जरूरत क्यों पड़ी? और ये लड़की कौन है? ये इसका खानदान क्या है? सांची, जो अब तक चुपचाप खड़ी थी, अंदरूनी हलचल महसूस कर रही थी। ये वही अभिराज था जिसने कुछ देर पहले कहा था कि वो इस रिश्ते से कुछ उम्मीद न रखे और सब घर वालों के सामने उसे पत्नी घोषित कर रहा था। अदिति ने आगे बढ़ते हुए प्यार से कहा, अभी प्लीज कुछ तो बताओ, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम थी कि तुम्हें छिपकर शादी करनी पड़ी, या फिर कोई और वजह है? गायत्री देवी ने सांची की तरफ घूरा और फिर अभिराज से पूछा, अभिराज, मैं पूछ रही हूँ आपसे, कहीं इस लड़की ने ब्लैकमेल तो नहीं किया? ये सुनकर सांची ने हैरानी से गायत्री देवी की तरफ देखा और तुरंत बोल पड़ी, 1 मिनट, मैं इनको ब्लैकमेल क्यों करने लगी? ये शादी तो इनकी जबर। इससे पहले कि सांची आगे कुछ कहती, अभिराज बीच में सख्त आवाज में बोला, मॉम, किसी की इतनी हैसियत नहीं कि मुझे ब्लैकमेल कर सके। ये शादी हो चुकी है और इसे स्वीकार करना बेहतर होगा। गायत्री देवी गुस्से से बोली, स्वीकार करना बेहतर होगा? ऐसे कैसे? बिना रस्मों, बिना रीति रिवाजों के तो एक अनजान लड़की को बहू बना लाया और हम उसे अपना ले? अभिराज ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने एक नजर सांची पर डाली, जिसकी आंखों में गुस्सा और बेबसी दोनों झलक रहे थे। गायत्री देवी ने फिर सवाल किया, अगर शादी इतनी जरूरी थी तो हमें क्यों नहीं बुलाया? आप जानते हैं हमारे खानदान की क्या इज्जत है, फिर ऐसा कदम क्यों उठाया? इस लड़की में ऐसा क्या खास है कि आपने हमें भी अंधेरे में रख दिया? आखिरकार अभिराज ने गहरी सांस ली और सांची का हाथ पकड़ते हुए ऊंची आवाज में कहा, इससे प्यार करता हूँ मैं, इसलिए शादी की है। सांची मेरी वाइफ है मॉम,
और आप इस रिश्ते को एक्सेप्ट करें या ना करें, ये रिश्ता नहीं बदलने वाला। ये कहकर अभिराज गायत्री देवी की तीखी नजरों के सामने से होते हुए सांची को खींचकर अपने साथ अपने बेडरूम की तरफ बढ़ गया। सांची की सांसें अटक गई। यार, ये आदमी उसके साथ ऐसा खेल क्यों खेल रहा था? वहीं गायत्री देवी गुस्से में चीख पड़ी, अभिराज, ये लड़की इस घर की बहू कभी नहीं बन सकती, समझे तुम? लेकिन अभिराज ने उनकी बात अनसुनी कर दी। उसने सांची को खींचा और अपने साथ अपने कमरे में ले आया। सांची अभिराज की बातों से हैरान थी। ये आदमी उसकी समझ से परे था। उसके सामने कुछ कहता है और घर वालों के सामने कुछ और। क्या था उसका असली चेहरा? अभिराज ने दरवाजा लगाया और झटके से सांची के हाथ से अपना हाथ हटाया और सांची के करीब आकर कसकर उसकी बाहें पकड़ ली। दर्द से सांची कराह उठी, लेकिन अभिराज को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो सख्त लहजे में बोला, बाहर मैंने जो कहा उसे सच मानने की गलती मत करना। सबके सामने तुम मेरी बीवी हो, लेकिन अकेले में इस कमरे के अंदर तुम किसी अजनबी से कम नहीं, समझी? सांची ने गहरी सांस लेते हुए अभिराज का हाथ अपनी बाह से हटाया और एक कदम पीछे हट गई। उसकी आंखों में गुस्सा, बेबसी और ढेर सारी उलझन नजर आ रही थी। उसने अभिराज की आंखों में आंखें डालकर पूछा, तो फिर शादी करके हमें इस घर में लाए ही क्यों? क्या चाहते हो तुम, बोलो? हमने ऑफर नहीं दिया था शादी का अभिराज साहब। तुम आए थे हमारे घर, तो फिर सब दिखावा किस लिए? क्या मकसद है तुम्हारा? हाँ? अभिराज ने ठंडी नजरों से सांची को देखा, जैसे ये सवाल उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखता। उसने कोट की बटन खोली, हाथ घुमाकर गले की टाई को थोड़ा ढीला किया और एक तीखी मुस्कान के साथ बोला, तुम्हें जवाब चाहिए सांची? ठीक है, सुनो, मैंने शादी इसलिए की क्योंकि मुझे करनी थी। वजह क्या थी वो तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। बस ये जान लो, अब से तुम्हारी लाइफ मेरे कंट्रोल में है, समझी? ये सुनकर सांची की आंखें क्रोध से भर आई। वाह, क्या लॉजिक है! तुम चाहे जो करो, किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम खुद को भगवान समझते हो, है ना? अरे आदमी शादी करता है प्यार के लिए या परिवार के लिए, लेकिन तुमने शादी की मेरी मजबूरी का फायदा उठाने के लिए। अभिराज ने झुककर सांची की तरफ एक नजदीकी कदम बढ़ाया। उसकी आंखों में ऐसा ठंडापन था जिससे कोई भी कांप सकता था। तुम शायद भूल रही हो सांची कि तुम कौन हो और मैं कौन हूँ। तुम सिर्फ इस वक्त मेरी दुनिया का एक छोटा सा बेकार हिस्सा हो, इसलिए तुम्हारे सवालों का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता। सांची का गुस्सा बढ़ गया। वो अपना दुपट्टा झटकते हुए बोली, क्या बात कही है बड़े वकील साहब? जब मैं इतनी गैर जरूरी हूँ और तुम इस रिश्ते को नहीं मानते, तो ये भी सुन लो, मैं अभी के अभी वापस जा रही हूँ। मैं भी नहीं मानती ऐसी शादी को। ये कहकर सांची पलटकर दरवाजे की तरफ बढ़ी तो अभिराज ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और खींचकर उसे अपने करीब ले आया। अभिराज का एक हाथ सांची की कमर में था और दूसरे हाथ से उसने उसकी कलाई ऐसी पकड़ी हुई थी कि सांची के हाथ की चूड़ियां टूटकर गिरने लगी। सांची की आंखों में दर्द से आंसू छलक आए। यहाँ से जाने का सोचोगी तो फिर तुम्हारी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी सांची। मेरी दुनिया से निकलना इतना आसान नहीं है। अभिराज की बात सुन सांची ने दांत पीसते हुए कॉन्फिडेंस से कहा, और तुम मुझे कैद नहीं कर सकते अभिराज। मैं कोई गुड़िया नहीं हूँ जिसे तुम जैसे चाहे नचाओगे। अभिराज ने शैतानी मुस्कान के साथ कहा, लेट मी टेल यू वन थिंग सांची, अगर मेरी मर्जी के खिलाफ तुमने इस घर के बाहर कदम भी रखा तो वो हाल करूंगा कि सपने में भी नहीं सोचा होगा। ये कहकर अभिराज ने झटक कर सांची को बिस्तर पर धकेल दिया और फिर तेजी से कमरे के बाहर निकल गया। सांची ने पलटकर बंद दरवाजे की तरफ देखा और उठकर बैठ गई। मैं कोई कठपुतली नहीं हूँ। इसने चाहे जिस मकसद से मुझसे शादी की है, लेकिन मैं इसकी गुलाम नहीं बनूंगी। वो बिस्तर से उठ खड़ी हुई और दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन दरवाजा लॉक था। सांची फुसफुसाते हुए खुद से बोली, इस घर में इस आदमी के साथ एक मिनट भी नहीं रह सकती मैं। उसने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। बाहर हल्की रोशनी थी, लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा था। वो धीरे धीरे अपने कमरे की बालकनी में आई। नीचे एक छोटा सा लॉन था और वहाँ से बाहर जाने का बस एक ही रास्ता, बाउंड्री वॉल को कूदकर सड़क तक पहुँचना था। सांची ने धीरे से अपने पैर में पहने घुंघरू वाले पायल उतारे और टेरेस के किनारे पहुंची। उसने चारों ओर देखा। सिक्योरिटी गार्ड्स गेट पर थे, लेकिन बाउंड्री के पीछे की तरफ कोई नहीं था। सांची ने हिम्मत जुटाते हुए खुद से कहा, भाग निकल यहाँ से। उसने तुरंत अपनी दोनों चुन्नियां निकाली और कसकर बाउंड्री पर बांध दिया और बाउंड्री के पास पहुंचकर एक लंबी सांस ली। सांची की सांसें तेज हो रही थी। दिल की धड़कनें जैसे कानों तक सुनाई दे रही थी। नीचे अंधेरा था और जरा सी चूक उसे सीधे जमीन पर पटक सकती थी, लेकिन डरने से ज्यादा उसे इस कैद से निकलने की जल्दी थी। तो निकल सकते हैं यहाँ से। वो दुपट्टे को कसकर पकड़ते हुए धीरे धीरे नीचे उतरने लगी, लेकिन वो अपना बैलेंस नहीं संभाल पाई और झटके से नीचे झाड़ियों पर गिर पड़ी। उसकी कोहनी छिल गई और पैर में हल्की मोच भी आ गई, लेकिन उसके पास दर्द महसूस करने का वक्त नहीं था। वो लंगड़ाते हुए बाउंड्री वॉल तक पहुंची, लेकिन इससे पहले कि वो चढ़ने की कोशिश करती, पीछे से किसी ने उसके सर पर गन तान दी। कौन था वो शख्स? क्या वो अभिराज था? क्या सांची दोबारा भागने की कोशिश करेगी? कैसे बचेगी वो अभिराज के चंगुल से? क्या था अभिराज का मकसद? क्या अपनाएगा अभिराज का परिवार इस शादी को? क्या होगा इस रिश्ते का अंजाम? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपियां करके। सांची की सांसें तेज थी। वो बाउंड्री वॉल के पास लंगड़ाते हुए पहुंची ही थी। सांची की सांसें तेज थी। वो बाउंड्री वॉल के पास लंगड़ाते हुए पहुंची ही थी
कि अचानक पीछे से किसी ने उसका हाथ जोर से पकड़ लिया और उसके सर पर बंदूक रख दी। उसकी चीख गले में अटक गई। उसने पलट कर देखा। अभिराज की ठंडी गहरी नजरें उस पर जमी थी। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में एक खतरनाक चमक थी, जैसे शिकारी ने अपने शिकार को दबोच लिया हो। कहाँ जा रही हो सांची? उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि सांची की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। तुम्हारे इस नर्क से दूर। सांची ने गुस्से से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, पर अभिराज की पकड़ लोहे की तरह थी। उसने अपनी बरेली वाली टोन में तंज कसा। क्या समझ रखा है मुझे? कोई गुलाम मुझे तुम्हारे इस महल में कैद रहूंगी? अभिराज के होठों पर एक कुटिल मुस्कान उभरी। गुलाम नहीं सांची, मेरी बीवी, और बीवी का फर्ज होता है अपने पति के साथ रहना। उसने सांची को खींचते हुए वापस घर की तरफ चलना शुरू कर दिया। सांची ने विरोध किया, अपने पैर जमीन पर अड़ा दिए, लेकिन अभिराज की ताकत के आगे उसकी एक न चली। मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ, सांची चिल्लाई। ये शादी मेरा मजाक है और तुम एक ठग हो। मुझे यहाँ से जाने दो, वरना क्या? अभिराज रुक गया और सांची की तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में एक अजीब ठंडक थी। तुम भाग सकती हो सांची, लेकिन तुम्हारा परिवार, वो कहाँ जाएगा? सांची का दिल जोर से धड़क उठा। मेरे परिवार का इसमें क्या लेना देना? तुम मेरे पीछे पड़े हो, उनसे क्या मतलब? अभिराज ने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला और सांची के सामने फेंक दिया। खोलो और देखो कि तुम्हारे परिवार का मुझसे कितना मतलब है। सांची ने कांपते हाथों से लिफाफा उठाया। अंदर कुछ कागजात थे, ऑफिशियल स्टैंप लगे हुए, कुछ फोटोकॉपीज और एक हस्ताक्षर जो उसे पहचाना सा लगा। उसने कागजात पढ़ने शुरू किए और हर शब्द के साथ उसकी आंखें चौड़ी होती गईं। ये उसके बड़े पापा के नाम पर थे, एक सरकारी कर्मचारी जो हमेशा ईमानदारी की मिसाल रहे थे। कागजात में लिखा था कि उन्होंने एक बड़े घोटाले में हिस्सा लिया था, लाखों रुपए की हेरा फेरी, फर्जी दस्तावेज और ऊपर से सबूत के तौर पर उनकी साइन की हुई फाइलें। ये झूठ है। सांची ने कागजात अभिराज की तरफ फेंकते हुए चिल्लाया। मेरे बड़े पापा ऐसे इंसान नहीं है, वो कभी गलत नहीं कर सकते। तुमने ये सब बनाया है ना, मुझे डराने के लिए? अभिराज ने शांत स्वर में कहा। झूठ या सच सांची, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि मेरे पास ये कागजात हैं, और अगर ये पुलिस तक पहुंच गए तो तुम्हारे बड़े पापा को जेल होगी। सिर्फ उन्हें ही नहीं, तुम्हारे पापा, माँ, सबकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तुम्हारी बहन का रिश्ता नहीं होगा, तुम्हारे भाई की जिंदगी में कलंक लग जाएगा। सांची की आंखों में आंसू छलक आए। तुम इतने नीचे गिर सकते हो? मेरे परिवार को क्यों घसीट रहे हो? मुझसे जो लेना है मुझसे लो। अभिराज ने एक कदम आगे बढ़ाया और सांची के चेहरे के पास आकर रुक गया। उसकी आवाज अब सख्त थी। जो लेना था वो मुझे तुमसे ही चाहिए सांची, लेकिन अगर तुमने फिर से भागने की कोशिश की तो मेरे पास और भी चीजें हैं। तुम्हारा पूरा परिवार बर्बाद हो सकता है, एक कॉल और सब खत्म। सांची का गुस्सा और बेबसी एक साथ फूट पड़ा। क्या चाहते हो तुम? ये शादी, ये रिश्ता, मैं इसे कभी नहीं मानूंगी। तुम मुझे कैद कर सकते हो, पर मेरा दिल नहीं जीत सकते। अभिराज ने सांची की आंखों में देखा, जैसे उसकी बातों का उस पर कोई असर ही ना हो। दिल जीतने की मुझे कोई जरूरत नहीं, मुझे तुम्हारी जरूरत है सांची, और तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। पहला, तुम यहाँ रहो मेरी बीवी बनकर और तुम्हारा परिवार आजाद रहे। दूसरा, तुम आजाद हो जाओ लेकिन तुम्हारे परिवार की कैद शुरू हो जाए। चुन लो। सांची का गला रूंध गया। उसने अपने बड़ों की इज्जत, अपने घर की हंसी और अपनी माँ की आंखों का ख्याल किया। फिर उसने अभिराज की तरफ देखा। उसके चेहरे पर वही ठंडी मुस्कान थी जो उसे और गुस्सा दिला रही थी। तुम इंसान नहीं, शैतान हो, उसने दांत पीसते हुए कहा। ठीक है, मैं रहूंगी, लेकिन ये मत समझना कि मैं हार गई। ये जंग अभी शुरू हुई है। अभिराज ने सर हिलाया। जंग? ठीक है सांची, देखते हैं तुम कितना लड़ सकती हो। उसने सांची का हाथ छोड़ा और घर की तरफ बढ़ गया। सांची ने कागजात उठाए, उन्हें मुट्ठी में भींच लिया और मन ही मन कसम खाई। सांची, ये शैतान मुझसे सब कुछ छीन सकता है पर मेरा हौसला नहीं। घर के अंदर गायत्री देवी और अदिति हॉल में बैठे थे। सांची को अभिराज के साथ आते देख गायत्री देवी ने मुंह बनाया। आधी रात को तुम दोनों बाहर थे? ये सब क्या हो रहा है? कोई इज्जत मर्यादा है भी या नहीं इस लड़की में? मैंने कहा था अभिराज, ये हमारे घर के लायक नहीं, इसे बाहर निकालो। अदिति ने कमजोर आवाज में कहा। माँ, अभी अभी इनकी शादी हुई है, उन्हें जीने दो अपने तरीके से। उसने सांची की तरफ देखा और मुस्कुराई। आओ मेरे पास बैठो। सांची ने अदिति की नर्म आंखों में देखा। उसकी मासूमियत ने उसे थोड़ा सुकून दिया, लेकिन अभिराज की धमकी अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। वो चुपचाप अदिति के पास बैठ गई और उसका मन उथल पुथल में था। अभिराज ने माँ को देखा। ये यहाँ रहेगी माँ, आपको पसंद हो चाहे ना हो। शी इज माई वाइफ, और कोई सवाल नहीं। फिर उसने सांची की तरफ एक नजर डाली और ऊपर अपने कमरे की तरफ चला गया। सांची ने सोचा, अच्छी, ये कागजात सच है या झूठ? बड़े पापा ने ऐसा कुछ किया भी है या ये अभिराज की चाल है? सांची, उसने फैसला किया, वो सच की तलाश करेगी। अगर अभिराज के पास और सबूत है तो वो क्या है, और अगर ये सबूत झूठ है तो वो इस शैतान को उसकी औकात दिखाएगी। उस रात सांची को अभिराज के कमरे में सोना पड़ा। कमरा बड़ा था, आलीशान था, पर सांची के लिए ये किसी जेल से कम नहीं था।
अभिराज ने उसे बिस्तर पर सोने को कहा। ये तुम्हारा हक है, बीवी हो ना। उसकी आवाज में तंज था, पर सांची ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप बिस्तर पर लेट गई, जबकि अभिराज सोफे की तरफ बढ़ा और वहां लेट गया। कमरे में सन्नाटा था, सिर्फ सांची के मन की उथल पुथल की आवाज गूंज रही थी। वो देर रात तक जागती रही। उसकी आंखों के सामने बड़े पापा का चेहरा घूम रहा था, वो शख्स जो हमेशा उसके सर पर हाथ रखकर कहते थे, सांची, इज्जत से जीना, दुनिया कुछ भी कहे। और अब अभिराज के कागजातों ने उस इज्जत पर सवाल उठा दिया था। क्या वो सच थे या ये सब अभिराज का खेल था? सांची ने तकिए को मुट्ठी में बींच लिया। नहीं, उसने मन में कहा, मैं हार नहीं मानूंगी, इस शैतान को उसकी औकात दिखाऊंगी। नींद ने उसे कब घेर लिया पता ही नहीं चला। अभिराज ने सांची की तरफ देखा और कि वो चैन से सो रही है, तो वो उठकर चुपचाप कमरे से बाहर आकर अपने स्टडी रूम में आ गया। उसने अपनी गन टेबल पर रखी और साफ करते हुए बोला, बस 7 महीने इस लड़की को इस घर में झेलना पड़ेगा, फिर मैं उसे आजाद कर दूंगा। ये कहते हुए उसने गन उठाई और गौर से देखने लगा। तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। उसने गन टेबल के ड्रॉर में रखकर लॉक किया और कहा, आ जाओ। अंदर एक नौजवान आदमी आया। उसे देखते ही अभिराज ने कंफ्यूज होकर कहा, जीजा साहब, आप इतनी जल्दी वापस आ गए? बनारस का काम हो गया? वैभव अभिराज के सामने आकर बैठ गया। हाँ, काम हो गया, लेकिन ये तुमने क्या कर दिया अभिराज? हमें अदिति ने बताया तुमने उस लड़की से शादी कर ली। ये सुनकर अभिराज का चेहरा ठंडा पड़ गया। तो क्या हुआ, शादी करना कोई पाप नहीं? वैभव ने कहा, पाप नहीं है, लेकिन किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर शादी करना गुनाह है। अभी अभिराज ने ठंडी आंखों से वैभव को घूरा और बोला, मुझे जो चाहिए उसके लिए ये शादी जरूरी थी। सांची को अपने कंट्रोल में रखने का यही रास्ता था जीजा साहब। वैभव गुस्से में बोला, और भी रास्ते हो सकते थे, लेकिन तुमने गलत रास्ता चुना। हमें तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अभी सबसे बड़ा क्रिमिनल लॉयर, तुमने भी क्राइम में हाथ डाल ही दिया। अभिराज इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाया। तब वैभव गुस्से में उठकर जाने लगा। फिर दरवाजे के पास पहुंचकर अभी की तरफ देखकर पूछा, कभी सोचा है जिस दिन सांची को सच का पता चलेगा क्या होगा? और तुम्हारी बहन अदिति, वो कैसे रिएक्ट करेंगी? अभिराज तुरंत गंभीर आवाज में बोला, ये सच कभी बाहर नहीं आएगा, कभी नहीं। वैभव झल्लाते हुए स्टडी रूम के बाहर आया तो सामने सांची खड़ी थी। उसे देखकर वैभव की सांसें थम गई। वो मन ही मन बोला, क्या सांची ने सब सुन लिया? अगर ये राज उसे पता चल गया तो? क्या था वो राज जो अभिराज छिपा रहा था? क्यों की थी उसने सांची से शादी? क्या सांची सच का पता लगा पाएगी? क्या साहिल को गायब करवाने में उसका हाथ था? जानने के लिए सुने अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। सांची ने वैभव को सामने देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। आप यहाँ? वैभव मुस्कुराया और मन ही मन बोला, हाँ गॉड, इसने कुछ नहीं सुना। वो सांची से बोला, हाँ, हम अदिति के हस्बैंड हैं वैभव, बहुत रात हो गई, सो जाइए। ये कहकर वो वहां से अपने कमरे की तरफ निकल गया। सांची भी अपने कमरे में आई। वो अभी थोड़ा शौक में थी। उसे तो लगा कि वैभव अभिराज का दोस्त होगा। उसे वो दिन अच्छे से याद था जब वो पहली बार अभिराज से टकराई थी। असल में उसकी हल्दी के दिन वो बड़ी माँ की दवाई लेने केमिस्ट की शॉप गई थी। वो स्कूटी खड़ी करके मेडिकल के अंदर गई। उसने मेडिकल में खड़े शॉपकीपर को दवाई की चिट्ठी देकर कहा, भैया ये दवाइयाँ दे दीजिए जल्दी से। दुकानदार ने उसे ऊपर से नीचे तक बड़े गौर से देखा। उसे ऐसे देखते हुए सांची को कुछ अजीब लगा तो उसने अपने चेहरे में हाथ फेर कर देखा तो उसे समझ आया कि वो अपनी हल्दी वाला आउटफिट और फ्लावर ज्वेलरी सेट पहनकर ही बाहर आ गई थी। वो मन ही मन फुसफुसाई, सांची तू भी ना एक नंबर की गधी लड़की है, कम से कम कपड़े तो बदल कर आती। उसे मन ही मन तो बड़ी शर्म आई, लेकिन उसने दुकानदार को ये महसूस नहीं होने दिया। उसने उल्टा उसे फटकार लगाते हुए कहा, ओ भैया, मुझे देखते ही रहोगे या फिर ये दवाइयाँ भी दोगे? माना कि मैं सुंदर हूँ, लेकिन इतनी भी नहीं कि आप अपना काम धाम ही भूल जाओ। इतना कहकर वो हंसने लगी। दुकानदार उसकी बात सुनकर सकपका गया और फटाफट उसके हाथ से चिट्ठी लेकर उसे दवाइयाँ निकाल कर देने लगा। चाची एक जिंदा दिल लड़की थी। अपने बेबाक अंदाज से अक्सर वो लोगों को चौंका दिया करती थी। उसका झल्लापन और खुश मिजाज रहना ही उसको बाकी लोगों से अलग बनाता था। चाची ने फटाफट से दवाई ली और पेमेंट करके अपनी स्कूटी की तरफ बढ़ ही रही थी कि तभी उसके सामने एक काले रंग की बड़ी सी रेंज रोवर आकर खड़ी हो गई। वो फटाफट अपनी स्कूटी से उतरकर उस गाड़ी के पास जाकर खड़ी हो गई और उसने तेज आवाज में कहा, ओ हेलो, दिखाई नहीं देता क्या? बिल्कुल मेरी स्कूटी के सामने गाड़ी लगाने का क्या मतलब है? क्या आप अपनी ये बड़ी सी गाड़ी कहीं और पार्क नहीं कर सकते थे? एक तो मुझे ऐसे ही देर हो रही है और ऊपर से आपकी वजह से मैं और भी लेट हो रही हूँ। तभी गाड़ी के अंदर से सूट बूट पहने एक आदमी निकला। उसने अपने कानों में ब्लूटूथ लगाया हुआ था। शायद उसे सांची की कही हुई कोई भी बात सुनाई नहीं दी। निकलते ही पहले उसने अपना ब्लेजर ठीक किया। लंबाई में वो 6 फुट और उम्र में 28 साल का लग रहा था और उसकी पर्सनालिटी को देखकर कोई भी अजनबी ये अंदाजा लगा सकता था कि वो कोई बिजनेसमैन ही होगा। शायद वो किसी से कॉल पर बात कर रहा था। बात करते हुए वो एकदम सांची के किनारे से होते हुए मेडिकल के अंदर चला गया, जैसे उसने सांची को देखा ही ना हो। उसकी इस हरकत पर सांची को बहुत गुस्सा आया। उसने उसकी तरफ देखते हुए जोर से कहा,
ओ हेलो, मैं कुछ कह रही हूँ, तुम्हें कुछ सुनाई दे भी रहा है या नहीं? अभी भी उस नौजवान ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। सांची को उसकी ये हरकतें अजीब लग रही थी। वो मन ही मन बड़बड़ाई, कैसा अजीब आदमी है, मैं कब से इसे चिल्ला रही हूँ और ये है कि मुझे इग्नोर करके जा रहा है। ओ, ये अपने आप को समझ क्या रहा है? सूट बूट पहनकर खुद को हीरो समझ रहा है क्या? इसे तो मैं अभी मजा चखाती हूँ, अभी इसकी हीरोगिरी निकल जाएगी। वो तुरंत मेडिकल स्टोर के अंदर गई और उसने दोबारा ऊंची आवाज में कहा, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? मैं तब से तुमसे कुछ कह रही हूँ। अगर गाड़ी चलानी नहीं आती तो अपना ये बड़ा सा काला डब्बा घर छोड़कर आया करो। ऐसे मेरी स्कूटी के सामने अपनी गाड़ी खड़ी करने का क्या मतलब है? तुम्हारी वजह से मुझे लेट हो रहा है और तुम यहाँ खड़े होकर आराम से फोन पर बात कर रहे हो। तुम खुद को समझते क्या हो? मैं कब से बोले जा रही हूँ और तुम जवाब भी नहीं दे रहे हो। तुम खुद को समझते क्या हो? वो आदमी अभी भी सांची की बात का ना ही कोई जवाब दे रहा था, ना ही वो कुछ रिएक्ट कर रहा था। उसने मेडिकल से अपनी दवाई ली और चुपचाप जाकर अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गया। गाड़ी चालू करके उसने गाड़ी रिवर्स की और फिर अपनी मंजिल की तरफ निकल गया। सांची को उसकी इन हरकतों पर इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका मन कर रहा था कि वो उसके बाल पकड़कर नोच ले, लेकिन वो अपनी गाड़ी में बैठकर निकल चुका था। उसकी गाड़ी को जाता हुआ देखकर वो मन ही मन बोली, इस छुछुंदर को तो मैं अभी बताती हूँ, इसने मुझे समझ के क्या रखा है। सांची ने मन ही मन कुछ सोचा और फटाफट से अपनी स्कूटी चालू करके तेज स्पीड से उस ब्लैक रेंज रोवर का पीछा करने लगी और थोड़ी ही दूर जाने के बाद उसने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। अपनी स्कूटी रेंज रोवर के सामने ले आई और उसकी गाड़ी के सामने सामने वो अपनी स्कूटी चलाने लगी। उसकी हरकतों को देखकर उस लड़के को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो स्कूटी को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सांची कहाँ हार मानने वाली थी। जानबूझकर वो उसके सामने सामने स्कूटी चला रही थी। कुछ दूर पर एक सिग्नल था। सांची ने सिग्नल देखा नहीं था। दरअसल उसका तो ध्यान ही उसके पीछे आने वाली गाड़ी में बैठे व्यक्ति को परेशान करने में था। लेकिन अचानक से ही उसने देखा कि सिग्नल पर रेड लाइट जल रही है, तो उसने अपनी गाड़ी अचानक से रोकी, जिस वजह से उसके पीछे जो रेंज रोवर आ रही थी वो सीधा आकर उसकी स्कूटी से जा टकराई। टक्कर ज्यादा जोर की नहीं थी, लेकिन फिर भी सांची अपनी स्कूटी सहित गिर पड़ी। उसके आसपास कुछ लोग आकर खड़े हो गए और सांची की मदद करने की कोशिश करने लगे। तभी गाड़ी से वैभव नीचे उतरा। उसने पहले उसकी स्कूटी उठाई, उसके बाद उसने सांची की ओर हाथ बढ़ाया और उसे उठाया। आपको चोट तो नहीं लगी? चलिए आपको हॉस्पिटल ले चले। सांची ने फटाफट से कहा, नहीं नहीं, मुझे हॉस्पिटल जाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तो इतनी चोट नहीं आई, लेकिन मेरी गाड़ी को काफी नुकसान हुआ है। इस आदमी से कहो कि मेरी स्कूटी ठीक कराने का खर्चा दे दे, बस इतना काफी है। सांची की बात सुनकर उस नौजवान ने कहा, तुम जैसी लड़कियों को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। पैसे के लिए ही तुम जानबूझकर मेरी गाड़ी के सामने सामने अपनी स्कूटी चला रही थी, है ना? ये लो। इतना कहकर उसने अपनी जेब से नोटों की गड्डी निकाली और सांची के ऊपर फेंक दी। 500 के नोट सांची के ऊपर गिर रहे थे। उस नौजवान ने आगे कहा, पैसों के लिए तो तुम लोग कुछ भी कर सकते हो। इतना कहकर वो पलटा और सीधे जाकर अपनी गाड़ी में बैठ गया। उसने यू टर्न किया और वहाँ से तेजी से निकल गया। सांची उसे देखती ही रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो व्यक्ति उसकी बात का ऐसा मतलब निकालेगा। वो मन मार कर रह गई, लेकिन उसे मन ही मन उसकी इस हरकत की वजह से बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी और गुस्सा भी आ रहा था। जब वो पैसे उठाने के लिए उसने नीचे देखा तो उसने पाया कि वहाँ के सारे पैसे गायब हो चुके हैं। वहाँ खड़े लोगों ने पैसे उठा लिए थे और वहाँ से जा चुके थे। सांची ने ये सब देखकर मन ही मन कहा, हे भोलेनाथ, आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं रहा। लोग इतने सेल्फिश हो गए, मेरे पैसे उठाकर भाग गए। तभी वैभव उसे जिद करके सामने क्लिनिक लेकर गया और उसका ट्रीटमेंट करवाने के बाद ही उसे वापस भेजा। साथ ही स्कूटी ठीक करवाने के पैसे भी दिए। ये सोचते हुए सांची की आंख लग गई। जब अभिराज कमरे में आया तो सांची सो रही थी। वो बिल्कुल सांची के सामने जाकर उसके सोते हुए चेहरे को निहारने लगा। अगर तुम काम की नहीं होती तो इस बिस्तर तो क्या, इस घर पर कदम रखने की हैसियत नहीं थी तुम्हारी। ये सोचकर वो सोफे पर आकर लेट गया। अगली सुबह उसकी नींद फोन की रिंगटोन की वजह से खुली। उसने स्क्रीन पर देखा तो उसके दोस्त रेयान का कॉल था। जैसे ही उसने कॉल उठाया, रेयान की एक्साइटेड आवाज सुनाई पड़ी। ब्रो, मेरी बहन रिया वापस आ रही है। इस बार तेरे पास मौका है अभिराज, ये मौका हाथ से मत जाने दे। चल, आज 4 बजे तू भी उसे लेने एयरपोर्ट चल दे, वो और इम्प्रेस हो जाएगी। रिया का नाम सुनते ही अभिराज की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसका चेहरा पल भर में बदल गया। सख्ती की जगह एक हल्की सी बेचैनी और उम्मीद ने ले ली। ठीक है, मैं आता हूँ, उसने कहा और फोन रखकर बाथरूम की ओर बढ़ गया। कौन थी ये रिया? क्या अभिराज रिया को पसंद करता था? तो फिर उसने सांची से शादी क्यों की? क्या होगा इस रिश्ते का अंजाम? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। दरवाजे की खटखट सुनकर सांची ने आंखें मली और चारों तरफ देखा। अभिराज कमरे में नहीं था। उसने बिस्तर से उठकर दरवाजा खोला। सामने अदिति खड़ी थी। उसके हाथ में एक थाल थी जिसमें कुछ साड़ियां और गहने रखे थे। उसकी मुस्कान इतनी नर्म थी कि सांची का मूड थोड़ा हल्का हो गया। सांची, ये तुम्हारे लिए, अदिति ने प्यार से कहा। तुम इस घर की बहू हो, तुम्हें अच्छे से तैयार होना चाहिए। सांची ने साड़ियां देखी, लाल, हरी, सुनहरी, हर एक से दूसरी शानदार। गहनों में चूड़ियां, झुमके और एक मंगलसूत्र भी था। उसने अदिति की तरफ देखा। ये सब मेरे लिए? पर क्यों? अदिति ने हल्के से हंसते हुए कहा, क्योंकि आज सत्यनारायण की पूजा है। हमारे घर का रिवाज है, शादी के बाद पहली पूजा जरूर होती है। तैयार हो जाओ सांची।
सांची को अदिति की बातों में एक अजीब सुकून मिला। इस घर में जहाँ हर कोई उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था, अदिति अकेली थी जिसके दिल में साफियत झलकती थी। उसने सर हिलाया। ठीक है, मैं तैयार हो जाऊंगी। अदिति मुस्कुराई और चली गई। सांची ने साड़ी पहनी, लाल रंग की, किनारों पर सुनहरी जरी। गहने पहनते वक्त उसका मन भारी था, पर वो तैयार हो गई। तभी बाथरूम का दरवाजा खुला और अभिराज बाहर आया, तौलिया कंधे पर डाले हुए। उसने सांची को देखा, पर उसकी नजरें ठंडी थी। मुझे काम है, पूजा में नहीं बैठूंगा, उसने बिना रुके कहा। आज उसे एयरपोर्ट जाना था। 4 साल बाद रिया लौट रही थी। उसे देखने के लिए अभिराज कितना तड़प रहा था, सिर्फ वो ही जानता था। सांची कुछ बोलने वाली थी, पर अदिति फिर कमरे में आई। अभी प्लीज, ये शादी के बाद की पहली पूजा है, तुम्हें बैठना होगा। तुम इस घर के नियम नहीं तोड़ सकते। उसकी आवाज में मासूमियत थी जो अभिराज को पिघला गई। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है दी, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए। अदिति खुश हो गई। और सांची के घर वालों को भी बुला लो। उन्हें इस शादी से कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अभिराज ने एक नजर सांची पर डाली। हाँ, उन्हें सब पता है, शादी उनकी मर्जी से हुई है। फिर उसने फोन उठाया और बालकनी में जाकर सांची के परिवार को कॉल कर दिया और साथ ही कहा, अंकल, मैं नहीं चाहता कि मेरे घर में ये पता चले कि ये शादी किन हालातों में हुई है। केशव जी ने कहा, ठीक है बेटा, जैसा तुम कहो। बाहर हॉल में पूजा की तैयारियां चल रही थी। हॉल में फूलों की मालाएं सजी थी, अगरबत्ती की खुशबू फैली थी। सांची अदिति के पास बैठी थी। जब गायत्री देवी वहां आई, उन्होंने सांची को ऊपर से नीचे तक देखा और तंज कसा। अरे वाह, तूने तो ऐसे पैसे और गहने देखे भी नहीं होंगे, है ना? सांची का खून खौल उठा। उसने अपनी बरेली स्टाइल में मुंह खोला। हाँ, नहीं देखे, क्योंकि रुपए पैसे जैसे बेकार चीजों के बजाय मेरे घर वालों ने मुझे संस्कार के गहने पहनाए हैं। लेकिन आप ये बात कभी नहीं समझेंगी। ये सुनकर गायत्री देवी का मुंह लटक गया। वो कुछ कहने वाली थी, पर तभी दरवाजे पर सांची के माँ बाप और बड़े पापा आ गए। सांची की माँ राधा ने उसे गले लगा लिया। सांची, तू ठीक है ना? गायत्री देवी ने फिर नाक से कोड़ी। अरे, ये गवार लोग भी आ गए। लगता है पूरा गांव यहाँ बसने वाला है। सांची के बड़े पापा केशव का चेहरा सख्त हो गया, पर वो चुप रहे। तभी अभिराज आगे आया। उसकी आवाज में गुस्सा था। माँ, बस करो, ये मेरे ससुराल वाले हैं, इनकी इज्जत मेरी इज्जत है। आप कम से कम घर आए मेहमानों की इज्जत करना मत भूलिए। गायत्री देवी चौंक गई। सांची भी हैरान थी। अभिराज ने उसके परिवार का साथ दिया। वो शख्स जो कल रात उसे धमकियां दे रहा था, आज उसकी माँ को डांट रहा था। सांची की नजरें अभिराज पर टिक गई। उसका चेहरा अब भी ठंडा था, पर उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो सांची समझ नहीं पाई। अदिति ने सांची के परिवार का अच्छे से स्वागत किया। पूजा शुरू हुई। सांची और अभिराज साथ बैठे। पंडित मंत्र पढ़ रहा था, पर सांची का मन कहीं और था। वो सोच रही थी, इस आदमी का कौन सा चेहरा असली है? धमकी देने वाला या परिवार का साथ देने वाला? पूजा के बाद अभिराज का घर शांति से भर गया था। सांची के माँ बाप और बड़े पापा हॉल में बैठे थे। उनके चेहरों पर एक अजीब सुकून था। अभिराज ने जिस तरह गायत्री देवी को डांटकर उनके सम्मान की रक्षा की थी, उससे उन्हें थोड़ा भरोसा हुआ। उन्हें डर था कि सांची को अभिराज से शादी करने के लिए मजबूर करके कहीं उन्होंने उसकी जिंदगी बर्बाद तो नहीं कर दी। लेकिन आज अभिराज के इस रवैये ने उनके दिल को थोड़ा हल्का कर दिया। राधा ने सांची के हाथ को थामकर धीरे से कहा, सांची, तू ठीक है ना? हमें तो यही डर खाए जा रहा है कि कहीं हमने तेरे साथ गलत तो नहीं किया। सांची ने माँ की आंखों में देखा। वो कुछ कहना चाहती थी, अभिराज की धमकियों के बारे में, उन कागजातों के बारे में, पर उसने होंठ भींच लिए। माँ, मैं ठीक हूँ, तुम लोग चिंता मत करो। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, पर उसकी आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। केशव, सांची के बड़े पापा, चुपचाप सब सुन रहे थे। उनका चेहरा गंभीर था, जैसे वो कुछ सोच में डूबे हों। सांची की नजर उन पर पड़ी। वो उनसे कुछ पूछना चाहती थी। क्या सचमुच आपने कुछ गलत किया था? क्या अभिराज के कागजात सच है? सीधे सवाल नहीं कर सकती थी। बड़े पापा हमेशा उसके लिए एक मिसाल रहे थे, और अगर वो सचमुच गलत थे तो सांची का दिल टूट जाता। थोड़ी देर बाद जब पूजा का प्रसाद बट रहा था, सांची ने मौका देखकर बड़े पापा को एक तरफ बुलाया। वो दोनों हॉल के कोने में खड़े हो गए। सांची ने हल्के स्वर में कहा, बड़े पापा, आप तो हमेशा कहते थे ना कि इंसान को सच के साथ जीना चाहिए, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। केशव ने सांची की तरफ देखा। उनकी आंखों में एक सवाल था। हाँ बेटा, ये तो मैंने तुझे बचपन से सिखाया है, आज अचानक ये बात क्यों? सांची ने गहरी सांस ली। वो सीधे नहीं पूछ सकती थी, पर उसे कुछ तो पता करना था। बस यूं ही कभी कभी लगता है कि जो दिखता है वो सच नहीं होता। जैसे कोई इंसान बाहर से साफ दिखे, पर अंदर से कुछ छुपा रहा हो। आपके साथ ऐसा कभी हुआ है? केशव का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। वो एक पल चुप रहे, फिर बोले, सांची, दुनिया में हर इंसान की अपनी मजबूरी होती है, पर मैं कभी अपने सिद्धांतों से नहीं हटा। ये सुनकर सांची को सुकून मिला। उसे यकीन था कि उसके बड़े पापा गलत नहीं करेंगे, तो फिर वो डॉक्यूमेंट्स अभिराज के पास आए कैसे? थोड़ी देर बाद सांची के माँ बाप जाने की तैयारी कर रहे थे। राधा ने सांची को गले लगाया। बेटा, कुछ गलत लगी तो हमें बताना। हमने तुझे इस शादी के लिए मजबूर जरूर किया, लेकिन अगर तुझे तकलीफ हुई तो तेरे लिए अपने घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं।
सांची ने सर हिलाया पर उसका मन भारी था। वो चाहती थी कि वो सब कुछ अपनी माँ को बता दे, पर अभिराज की धमकी उसके कानों में गूंज रही थी। बड़े पापा ने भी सांची को देखा और कहा, अभिराज ठीक लड़का लगता है, शायद हमारा फैसला गलत नहीं था। सांची के होठों पर हल्की मुस्कान आई, पर उसका दिल चीख रहा था, ठीक लड़का? ये शैतान है बड़े पापा। जैसे ही सांची का परिवार गया, गायत्री देवी फिर सांची के पास आई। तेरे माँ बाप को देखकर लगता है इनसे तो भिखारी भी बेहतर होंगे। सांची का गुस्सा फिर भड़क उठा। नजरिए का फर्क है मम्मी जी। गायत्री देवी गुस्से से लाल हो गई, पर तभी अदिति वहां आ गई। माँ, सांची को ताने मारना बंद करो, वो इस घर की बहू है। उसने सांची का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ले गई। अदिति के कमरे में सांची ने उससे पूछा, तुम सबके सामने मेरे लिए क्यों बोलती हो? तुम्हें मुझसे क्या मतलब? अदिति ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मुझे लगता है तुम इस घर को बदल सकती हो सांची। अभी सख्त है, पर उनका दिल बुरा नहीं है। धीरे धीरे तुम जान जाओगी। इतना तो मैं जानती हूँ कि इस शादी के पीछे कोई कहानी है। आखिर अभिराज को मुझसे बेहतर कौन समझता है? मैं जानती हूँ कि वो झूठ बोल रहा है। ये सुनकर सांची की आंखें चौड़ी हो गई। तभी अदिति आगे बोली, लेकिन जो भी हुआ हो, अब तुम उसकी वाइफ हो। ये सच कोई नहीं बदल सकता। अदिति से बात करने के बाद सांची कमरे में आई। सांची ने मन में ठान लिया, मुझे सच ढूंढना होगा, बड़े पापा के बारे में, अभिराज के बारे में। ये खेल अब मेरा है। सांची ने फोन उठाया और कुछ बड़े लॉ फर्म्स में जॉब के लिए अप्लाई कर दिया। इधर अभिराज स्पीड से गाड़ी चला रहा था, जैसे उसकी जिंदगी का सवाल हो। उसकी आंखें सड़क पर थी, लेकिन दिमाग कहीं और। अचानक एक ट्रक सामने आया। अभिराज ने तेजी से स्टीयरिंग घुमाया और हादसा होते होते बचा, लेकिन वो रुका नहीं। किसी भी कीमत पर उसे एयरपोर्ट पहुंचना था। एयरपोर्ट की भीड़ में अभिराज तेज कदमों से टर्मिनल की ओर बढ़ा। उसकी नजरें इधर उधर घूम रही थी, जैसे किसी को ढूंढ रही हो। तभी उसने रेयान को देखा, जो एक लड़की से बात कर रहा था। रेयान ने अभिराज को देखते ही हाथ हिलाया और हट गया। जैसे ही लड़की का चेहरा अभिराज को देखा, वो ठिठक गया। वो थी रिया। लंबे काले बाल, चमकती आंखें और एक ऐसी मुस्कान जो अभिराज के दिल को छू गई। अभिराज धीरे से बोला, रिया? कौन है रिया? क्या रिश्ता है उसका अभिराज से? क्या रिया की वापसी बनेगी अभिराज और सांची के कमजोर रिश्ते के बीच की दरार? जानने के लिए सुने अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। रिया लंबे काले बालों और चमकती आंखों वाली उसी पुरानी मुस्कान के साथ खड़ी थी। उसके बगल में रियान खड़ा था, जिसने अभिराज को आवाज देकर पास बुलाया। रिया ने अभिराज को देखते ही एक कदम आगे बढ़ाया। अभी उसकी आवाज में कहीं एक हल्की सी बेचैनी भी छिपी थी। इतने सालों बाद वो अभिराज को देखने वाली थी, और कहीं न कहीं वो ये भी जानना चाहती थी कि अभिराज के दिल में उसके लिए कोई जगह बची है या नहीं। अभिराज ने धीरे से सर हिलाया। रिया। बाकी के शब्द उसके गले में अटक गए। उसने बड़ी मुश्किल से कहा, हाउ आर यू? रिया हल्के से मुस्कुराई। आई एम गुड। एवरीथिंग वाज गुड देयर इन लंदन, बट यहाँ की हवा, यहाँ के लोग। उसने एक पल रुककर अभिराज की आंखों में देखा। सब बहुत मिस किया। जब वहां गई तो महसूस हुआ एक कीमती चीज खो दी मैंने। अभी आई एम सॉरी। मुझे गुस्से में इंडिया छोड़कर नहीं जाना था, लेकिन डैड हमारे रिश्ते के लिए। ये कहते कहते रिया चुप हो गई। अभिराज की आंखें रिया पर टिक गई। तभी रिया ने उसका ध्यान खींचा। अभी कहाँ खो गए? अभिराज ने जल्दी से खुद को संभाला, कहीं नहीं। तभी अभिराज के फोन पर एक कॉल आया। स्क्रीन पर एक नाम देखकर अभिराज ने तुरंत कॉल रिसीव किया और दूसरी तरफ से गंभीर आवाज आई, सर, आपने जैसा कहा था वो काम हो गया है। मैंने डॉक्टर से रिपोर्ट्स बुलवा ली है, लेकिन एक बार हमें सांची के ब्लड सैंपल्स चाहिए होंगे, और सर आज ही चाहिए होंगे, तभी मैं सैंपल्स भिजवा पाऊंगा। ठीक है, मैं इंतजाम करता हूँ, तुम टेंशन मत लो। ये कहकर अभिराज ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। रिया, आई एम सॉरी, मुझे जाना होगा, कुछ जरूरी काम है, मैं तुमसे फिर मिलता हूँ। उसने रियान की तरफ देखा, जो अभी भी फोन पर व्यस्त था। रियान, बाद में मिलते हैं। रिया, तुम ख्याल रखना। उसने जल्दी से अलविदा कहा और तेज कदमों से टर्मिनल से बाहर निकल गया। अभिराज मन ही मन बोला, बस 7 महीने, तब तक सांची मेरी बीवी है, लेकिन 7 महीने बाद सांची के जाते ही सब ठीक कर दूंगा। आई एम सॉरी रिया, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। रियान ने फोन रखा और हैरानी से रिया की तरफ देखा। ये अभी को क्या हुआ? तुमसे मिलने के लिए इतना उतावला था, फिर इतनी जल्दी क्यों भाग गया? कुछ तो गड़बड़ है। रिया चुप रही। उसकी आंखें अभिराज के जाते हुए साये को देख रही थी। उसने मन ही मन उस मैसेज के बारे में सोचा। उसे खबर मिली थी कि अभिराज ने अचानक शादी कर ली है, और यही वजह थी कि वो तुरंत इंडिया लौट आई। शादी? वो भी अचानक, और किसी मिडिल क्लास लड़की से? मुझे उस लड़की से मिलना होगा, जल्दी। उसने एक नंबर पर मैसेज किया, मैं इंडिया पहुंच चुकी हूँ, एंड अभिराज आज भी मुझसे उतना ही प्यार करता है। आई विल डू इट अकॉर्डिंग टू द प्लान। इधर सबरवाल मैंशन में सांची ने अपना फोन उठाया और एक कॉल के बाद अपनी सबसे चटक साड़ी निकाली। नारंगी और हरे रंग का मेल, ऊपर से चमकीले गोटे जो दूर से चमकते हुए नजर आ रहे थे।
उसने अपने बालों में एक बड़ा सा जूड़ा बनाया, कानों में झुमके लटकाए और पुराना झोला जैसा पर्स कंधे पर टांगा। आज उसका इरादा पक्का था। उसे अभिराज की कैद से बाहर अपनी जिंदगी शुरू करनी थी। उसे दिल्ली की एक मशहूर लॉ फर्म से इंटरव्यू का कॉल आया था। सांची, आज से तुझे किसी के नीचे नहीं रहना। तेरे सपनों की औकात अब कोई और तय नहीं करेगा, खासकर वो अजगर अभिराज। उसने आईने में खुद को देखकर जोर से कहा और खुद को अच्छी तरह से निहारने लगी। फिर चुपके से घर से निकल पड़ी। अदिति सो रही थी, गायत्री देवी अपने कमरे में और अभिराज भी कहीं बाहर था। सांची ऑटो से उस पॉश एरिया में LX लॉ फर्म के ऑफिस पहुंची तो शीशे की इमारत देखकर उसका मुंह खुला रह गया। वो अपने झोले को ठीक करते हुए अंदर घुसी। अपने अतरंगी लुक में बिल्कुल अलग ही चमक रही थी। रिसेप्शन पर बैठी लड़की जैसे बारबी डॉल का बोरिंग वर्जन थी। पाउडर जैसी सफेद, आंखों में चालाकी और होठों पर नकली मुस्कान, जिसने सांची को देखते ही भौएं चढ़ाई। यस, आप? उसने सांची को ऊपर से नीचे तक देखा और सांची उसे ऐसी लगी मानो किसी गांव से सीधा टाइम मशीन में आकर गिरी हो। मेरा नाम सांची त्रिपाठी है, मैं इंटरव्यू के लिए आई हूँ, बताओ कहाँ जाना है? सांची ने कहा, सीधा उसकी आंखों में देखते हुए। लड़की ने भौएं चढ़ाई। यहाँ आप इंटरव्यू के लिए आई हो? किसने बुलाया आपको? सब्जी मंडी तो सामने है, गलती से इधर आ गए क्या? ये कहकर वो मुंह दबाकर हंसने लगी। सांची ने हल्का सा मुस्कुराते हुए झोला मेज पर पटका। ओए गोरी चमेली, तेरी औकात तो बस रजिस्टर लिखने की है, मेरे टैलेंट पर मत जा, समझी? सब्जी तो तेरे दिमाग में उग रही है, अब इंटरव्यू का रास्ता बताएगी या तुझे तेरे ही रजिस्टर में से निकाल के बाहर करूं? सांची ने अपना झोला घुमाया जैसे कोई हथियार हो। लॉबी में बैठे लोग फुसफुसाने लगे। कोई हंस रहा था, कोई चौंक रहा था। रिसेप्शनिस्ट हड़बड़ा गई। थर्ड फ्लोर कॉन्फ्रेंस रूम में इंटरव्यू हो रहा है। सांची ने अपने कंधे झटके और मुस्कुराते हुए बोली, शाबाश, अब आई ना लाइन पे। और लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। लिफ्ट में उसने अपने आप से कहा, दिल्ली वाले अपने को अंग्रेज समझते हैं, पर सांची के आगे सब फुस पटाखे हैं। कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर वहाँ और भी लोग बैठे थे। अब सांची की बारी आई तो कॉन्फ्रेंस रूम में धमाकेदार एंट्री मारी। दरवाजा खोलते ही उसने अपने झोले को टेबल पर पटका और कुर्सी पर धम से बैठ गई। सामने 3 लोग थे और बगल वाले कमरे में अभिराज बैठा था। काला सूट, ठंडी नजरें और चेहरा ऐसा जैसे दुनिया उसकी जेब में हो। सांची को देखते ही उसकी आंखें सिकुड़ गई। ये यहाँ क्या कर रही है? कमरे की कांच की दीवार के इस पार से कैबिन नहीं दिखता था, इसलिए सांची अभिराज को नहीं देख पाई। सांची ने हाथ जोड़कर कहा, हेलो जी, मैं सांची हूँ, LLB बरेली यूनिवर्सिटी से वकालत पढ़ी है। बोलिए, क्या पूछना है आपको? उसने अपनी साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए कहा। एक आदमी ने अपनी कुर्सी पीछे खिसकाई और सांची के कपड़े देखकर ठंडे घमंडी लहजे में बोला, नाम से क्या फायदा, तुम्हें लॉ की ABCD भी नहीं पता होगी। यहाँ वकील चाहिए, कोई नौटंकीबाज नहीं। सांची ने चुटकी बजाते हुए जवाब दिया, मुझे नौटंकी नहीं, इंसाफ करना आता है। और हाँ, जो अपने को बहुत बड़ा समझता है उनकी हवा भी मैं निकाल सकती हूँ। इंटरेस्टिंग आउटफिट, दूसरे आदमी ने कहा। आवाज में ताना और सार्काज्म घुला हुआ था। क्या तुम्हें नहीं लगता कि लॉ फर्म में प्रोफेशनलिज्म मायने रखता है? सांची ने आंखें तरेरी और कहा, और क्या प्रोफेशनलिज्म का मतलब यह है कि सब एक जैसे रोबोट बन जाए? वकालत के लिए दिमाग चाहिए, कपड़े नहीं। एक सीनियर पार्टनर ने सवाल दागा, टेल अस, व्हाट इज योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ? सांची ने बिना हिचक के जवाब दिया, सच कहने की ताकत और झूठे लोगों से भिड़ने का हुनर, और मेरी सबसे बड़ी कमजोरी, जब भी कोई जुल्म देखूं मैं चुप नहीं रह सकती। वो आदमी बोला, बोल्ड आंसर, बट दिस इज लॉ, नॉट अ बॉलीवुड स्क्रिप्ट। सांची आगे झुकी और बोली, बॉलीवुड में तो हीरोइन आखिर में जीतती है और यहाँ मैं शुरुआत से ही छा जाऊंगी। उस आदमी ने गहरी सांस ली और कहा, यू आर रिजेक्टेड। सांची उठ खड़ी हुई, जैसे रिजेक्शन से उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो कॉन्फिडेंस से बोली, रिजेक्ट तो तुझे करना चाहिए था, इंटरव्यू लेना ही नहीं आता। वो आदमी चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत तो देखो, पर यहाँ मेरी मर्जी चलती है। तुम इस नौकरी के लायक नहीं हो, तो अब निकलो यहाँ से। उसने हाथ से इशारा किया जैसे सांची कोई मक्खी हो और वो उसे उड़ाना चाहता हो। सांची कुर्सी से उछलकर खड़ी हुई। निकलूं? अरे तुम जैसा आदमी मेरा बॉस तो क्या, मेरा असिस्टेंट भी बनने लायक नहीं है। मुझे भी नहीं करना तुम्हारे साथ काम वाम। उसने अपना झोला उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। रूम में सन्नाटा छाया। बाकी 2 लोग मुंह दबाकर हंस रहे थे। इधर कैबिन में अभिराज के होठों पर एक शैतानी मुस्कान खेल गई। उसने अपनी सेक्रेटरी उर्मिला की तरफ देखा और धीरे से कहा, इसे तुरंत हायर करो। सेक्रेटरी का मुंह खुला रह गया। पर सर, ये लड़की तो। मैंने जो कहा वो करो, अभिराज ने सख्त लहजे में कहा। उसकी आंखें सांची की पीठ पर टिकी थी। अभिराज की आंखों में अब एक चुनौती थी। वो मन ही मन बोला, देखते हैं ये बरेली की आग दिल्ली में कैसे काम करती है। इसका मेरी आंखों के सामने रहना ही सही है। लॉ फर्म से निकलने के बाद सांची सोच में पड़ गई। मैं अभी उस अजगर अभिराज की कैद से आजाद नहीं हो सकती, लेकिन मुझे जॉब तो ढूंढनी ही होगी। फिर वो खुद को समझाते हुए बोली, कोई बात नहीं सांची, अब जॉब नहीं मिली तो क्या हुआ, किसी और कंपनी में ट्राई करूंगी। दुनिया इतनी बड़ी है, कहीं ना कहीं तो वो जगह होगी जो अपने लिए परफेक्ट होगी। सांची वहां से सबरवाल विला के लिए निकल गई।
थकी हारी सबरवाल विला का दरवाजा खोलकर घर के अंदर आई तो उसके चेहरे पर हल्की झुंझलाहट थी। जैसे ही वो हॉल में आई उसकी फोन की घंटी बजने लगी। उसी वक्त घर में बजने वाले रिंगटोन की आवाज सुनकर अभिराज की मॉम गायत्री देवी बाहर आ गई तो देखा कि सांची की फोन की रिंगटोन बज रही है। सांची ने गायत्री देवी को नहीं देखा और अपने झोले वाले पर्स से तुरंत फोन निकालकर कॉल रिसीव किया। हाँ, सांची बोल रही हूँ। फोन के दूसरी तरफ से एक लड़की की प्रोफेशनल आवाज सुनाई पड़ी। मैम, मैं एलेक्स अलायंस लॉ फर्म से बोल रही हूँ। आपको जॉब के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है। आपको कल से ज्वाइन करना है। ये सुनकर तो सांची शॉक्ड रह गई। उसने फोन पर कहा, क्या सच्ची मेरी नौकरी लग गई? उसके इंटरव्यू ने तो बोला था कि उसे हायर नहीं करेगा, फिर अचानक ऐसा कैसे हो गया? जरूर भोलेनाथ की कृपा होगी। जय हो भोले भंडारी। वो लड़की बोली, यस मिस सांची, आई विल सेंड यू द डिटेल्स इन मेल एंड कल आपको मेल में मेंशन्ड डॉक्यूमेंट्स भी लाने होंगे। जी ठीक है। कॉल डिस्कनेक्ट होते ही सांची खुशी से उछल पड़ी इस बात से अनजान कि जिस जगह उसकी नौकरी लगी है वो अभिराज का ही लॉ फर्म है। क्या होगा जब सांची को सच का पता लगेगा? उसे जॉब देने के पीछे अभिराज का क्या मकसद है? क्या अभिराज ने सांची को हायर करके कोई नई चाल चली है? कैसे निकलेगी सांची अभिराज के चंगुल से? जानने के लिए सुने अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। मेरी नौकरी लग गई। हाय रब्बा, मैं वकील बनने वाली हूँ। खुशी में झूमती हुई सांची सामने खड़ी अपनी सास के गले से लग गई। मम्मी जी, मेरी नौकरी लग गई। अब मैं भी कोर्ट में केस लड़ूंगी और ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड बोलूंगी। ऐसी दलीलें दूंगी ना कि सबकी छुट्टी हो जाएगी। गायत्री देवी उसकी इस हरकत से इतनी शॉक्ड थी कि कुछ देर के लिए तो वो रिएक्ट ही नहीं कर पाई और फिर थोड़ी देर बाद झटके से खुद को अलग करते हुए गुस्से में बोली, ये क्या बेहूदगी है? मुझे मत छुओ ऐसे। और तुम्हारी नौकरी लग गई तो क्या हुआ? तुम कभी मेरे बेटे के लायक नहीं बन सकती, समझी? सांची अचानक शांत हो गई और उनसे थोड़ा दूर हटते हुए कहा, अरे मम्मी जी माफ कीजिए, खुशी में झल्ली हो गई थी मैं। कहाँ बबूल के कांटे से लिपट गई। ये सुनकर गायत्री देवी का पारा चढ़ गया। क्यों? हाउ डेयर यू! पता नहीं अभिराज तुम्हें कौन से तबेले से घसीट लाया है। इस घर की बहू सिर्फ रिया जैसी संस्कारी सुशील लड़की हो सकती है, तुम जैसी ड्रामेबाज नहीं। सांची तंज कसते हुए बोली, हाँ लेकिन अब मैं ही इस घर की बहू हूँ मम्मी जी, और अगर मैं नहीं पसंद तो अपने बेटे को कन्विंस कीजिए कि वो मुझे डिवोर्स दे दे। गायत्री देवी का गुस्सा ठंडा होने के बजाय और बढ़ गया। कितनी बदतमीज हो तुम। हाँ, ऐसे माँ बाप ने क्या संस्कार दिए होंगे? ये सुनकर सांची के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए। वो सब बर्दाश्त कर सकती थी लेकिन अपने परिवार की इंसल्ट नहीं। मम्मी जी, आपकी जुबान से आपके अच्छे संस्कार टपक रहे हैं, संभाल लीजिए वरना दिमाग खाली हो गया तो नए संस्कार कहाँ से लाएंगी? वो कहावत सुनी है ना, जैसे को तैसा। सांची का भी यही उसूल है, जो देगा वो 100 गुना पाएगा, चाहे तो प्यार या नफरत। ये कहते हुए सांची आगे बढ़ी ही थी कि तभी अदिति सीढ़ियों से नीचे उतरती हुई आई। मम्मा, आप सांची को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेती? सांची अब इस घर की बहू है और मेरे छोटे भाई के लिए इससे बेहतर कोई हो ही नहीं सकती। गायत्री देवी ने जवाब में कुछ नहीं कहा और मुंह बनाकर वहाँ से अपने कमरे में निकल गई। अदिति नर्म मुस्कान के साथ बोली, सांची तुम इग्नोर करो मम्मा को, उन्हें आदत है रिया रिया जपने की, पर मेरी नजर में इस घर की परफेक्ट बहू सिर्फ तुम हो, मेरे छोटे भाई की लाइफ में थोड़ी सी मस्ती और वार्मथ लाने वाली। तभी सांची ने हाथ बढ़ाकर अदिति का हाथ थाम लिया और उसे सोफे पर बिठाते हुए कहा, दीदी मेरी नौकरी लग गई, सच्ची में लॉ फर्म में सिलेक्शन हो गया मेरा। अब मैं भी केस लड़ूंगी। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड, सस्टेन्ड। वूहू! अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। चलो अब मिठाई खिलाओ। सांची एकदम उछलते हुए बोली, दीदी मिठाई तो मैं खुद बनाऊंगी। आज आप शेफ सांची के हाथ का हलवा खाकर देखना। अच्छे अच्छे ढाबे वाले रेसिपी मांगने आते हैं मुझसे। ये सुनकर अदिति ने शरारती अंदाज में कहा, ठीक है, बस किचन को मत जला देना। सांची चुटकी बजाते हुए बोली, अरे जलेंगे तो आपके रसोइया महाराज, आप बस देखते जाओ। ये कहकर सांची झट से उठ खड़ी हुई और तेजी से किचन की तरफ बढ़ी। उसने रैक से एप्रन निकालकर पहन लिया तो नौकर चौंक कर उसे देखने लगे। वो फुल फिल्मी स्टाइल में किसी योद्धा की तरह बोली, सुन लो और रसोई के सेनापतियों, आज का मिशन है मीठा मिशन और आज बनेगा सूजी का हलवा सांची की स्टाइल में। रसोइया महाराज बगल में खड़ी सर्वेंट कमला से फुसफुसाते हुए बोले, क्या मैडम सच में हलवा बना लेंगी? इधर अदिति हंसी रोकते हुए किचन में आई और महाराज जी से बोली, अगर किचन बच गया तो हलवा भी खा लेंगे। तब सांची ढेर सारे छोटे बड़े बर्तन जमा करने लगी। ये देखकर अदिति ने हैरानी से पूछा, इतनी सारी बर्तन की सेना क्यों निकाल दी? हलवा बना रही हो या जंग लड़ने जाना है? सांची कढ़ाई में सूजी डालते हुए बोली, अरे दीदी ये इमोशन वाला हलवा बनने जा रहा है, रेस्टोरेंट का स्टैंडर्ड हलवा नहीं। जो खाएगा वो मेरी तरह झूमने लगेगा। ये कहकर सांची अपने स्टाइल में हलवा बनाते हुए नौकरों और अदिति से गपशप करने लगी। अदिति को पहली बार महसूस हो रहा था कि उनके शांत घर में सांची के आने से बाहर से आ गई है। थोड़ी देर में हलवे की खुशबू पूरे घर में फैलने लगी। अदिति ने सांची के पास आकर धीरे से कहा, तुम्हें पता है ना, अभी को हलवा बहुत पसंद है। सच में अदिति दीदी,
जो मुंह से करेले जैसा कड़वा बोलते हैं, उसके टेस्ट बड्स इतने मीठे कैसे हो सकते हैं? तभी भारी कदमों के किचन की तरफ बढ़ने की आवाज आई। अचानक एकदम सन्नाटा छा गया। अगले ही पल अभिराज की कड़क आवाज सुनाई पड़ी। ये सब क्या चल रहा है? इतना हल्ला किस बात का हो रहा है? अदिति धीरे से मुस्कुराते हुए बोली, रिलैक्स अभी, सांची की नौकरी लग गई है, इसलिए हम लोग बस सेलिब्रेट कर रहे हैं और सांची आपका फेवरेट हलवा बना रही है। अभिराज ने घूरते हुए सांची को देखा और मन ही मन कहा, कर लो सेलिब्रेट। ये नौकरी मैंने इसलिए दी है ताकि तुम ऑफिस में बिजी रहो और इधर उधर दिमाग न लगाओ, लेकिन देखता हूँ कितने दिन टिक पाओगी ऑफिस में भी। उसने फिर अदिति और बाकी सबसे कहा, मैं सबका नॉर्मल बॉडी टेस्ट करवाना चाहता हूँ, डॉक्टर साथ है। दी, आप और सांची आ जाइए, और हाँ, सारे सर्वेंट्स भी जाएंगे, बाद में ये सब करना। अदिति ने हैरानी से कहा, ये सब किस लिए? अभिराज बहाना बनाते हुए बोला, दी, आजकल बाहर बहुत सी बीमारियां फैल रही हैं, इसलिए आपसे हर 2-3 महीने में टेस्ट करवा लेंगे ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। प्लीज आप लोग बाहर आ जाओ। ये कहकर वो वहां से चला गया तो सांची धीरे से बुदबुदाई, खड़ूस। सांची और बाकी सभी ने आकर ब्लड टेस्ट के लिए ब्लड दिया और डॉक्टर घर के बाहर आके अभिराज से बोला, सर, मैं सांची के ब्लड का सैंपल लैब भिजवा देता हूँ। अभिराज ने हाँ में सर हिलाया और अंदर चला गया। उस रात डिनर के वक्त वैभव ने तारीफ करते हुए कहा, बहुत टेस्टी हलवा बनाया है। उसने फिर अभिराज से कहा, अरे साले साहब, आप क्यों नहीं खा रहे? आपका तो फेवरेट है। तभी अदिति को शरारत सूझी। वो क्या है ना, आज हलवा सांची ने बनाया है, तो जब तक सांची अभी को हलवा नहीं परोसेगी तब तक अभी खाएगा नहीं। वैभव तुरंत समझ गया कि उसकी वाइफ अदिति क्या चाहती है। उसने फिर सांची की तरफ देखा जो सर झुकाए बैठी थी। अरे सांची, अभी को हलवा परोसो। अभिराज ने घूरते हुए वैभव को देखा, लेकिन उसने आई विंक करते हुए अभिराज को इग्नोर कर दिया। वहीं सांची तो शर्म के मारे अपनी जगह से हिल तक नहीं रही थी। तब वैभव ने फिर जानबूझकर सख्ती दिखाते हुए कहा, क्या हुआ सांची, मेरी बात भी नहीं सुनोगी? ये सुनकर सांची ने सर उठाया और तुरंत ना में सर हिलाते हुए कहा, ऐसी बात नहीं है जीजा जी। तो फिर परोसो अभी को हलवा। वैभव की बात सुनकर सांची को उठना पड़ा। गायत्री देवी को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो वैभव का बहुत सम्मान करती थी, इसलिए उन्होंने वैभव के सामने कुछ नहीं कहा, वरना उनका बस चलता तो सांची को 4 कड़वी बातें तो सुना ही देती। सांची उठकर हलवे का बोल लेकर अभिराज के पास आए और उसकी प्लेट में हलवा परोसने लगी। तब अदिति और वैभव ने एक दूसरे को शरारत भरी नजरों से देखा और अदिति ने सांची को थोड़ा सा धक्का दिया तो वो सीधा अभिराज की गोद में जा बैठी, लेकिन वो हड़बड़ाहट में गिरने ही वाली थी कि अभिराज ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे पकड़ लिया। 1 सेकंड में सांची के दिल की धड़कन ट्रेन की स्पीड से दौड़ने लगी। अभिराज की छुअन से उसका रोम रोम कांप उठा और ऐसा ही कुछ एहसास अभिराज को भी था। तभी अदिति और वैभव हंसने लगे तो सांची और अभिराज जैसे होश में आए। सांची उठने ही वाली थी, लेकिन तभी अभिराज ने झटके से उसे धक्का दिया और वो नीचे गिर पड़ी और उसका माथा सामने वाली चेयर से टकरा गया। अभिराज गुस्से में उठकर चला गया और अदिति और वैभव के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। वहीं गायत्री देवी मुस्कुरा उठी। अदिति ने तुरंत सांची को उठाया। सांची, तुम ठीक हो? उसे बहुत गिल्टी फील हो रहा था कि उसकी वजह से सांची को चोट लग गई। सांची ने अपने माथे को सहलाते हुए कहा, मैं ठीक हूँ दीदी। सांची, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि अभी ऐसे रिएक्ट करेगा। आई विल टॉक टू हिम। ये कोई तरीका नहीं है अपनी बीवी से पेश आने का। ये सुनकर सांची मन ही मन बोली, हाँ, लेकिन वो मुझे बीवी माने तब तो मेरी इज्जत करेंगे। मैं तो उनकी कैदी हूँ जिसे किसी मकसद से यहाँ लाया गया है, लेकिन मकसद क्या है ये मैं पता लगा कर रहूंगी। सांची अपने कमरे में चली गई। वहीं वैभव ने अदिति का हाथ पकड़कर कहा, अदिति, तुम बुरा फील मत करो, तुम तो अभी को जानती हो वो गुस्से वाला है लेकिन दिल का बुरा नहीं है। उन दोनों को थोड़ा वक्त लगेगा एक दूसरे के दिल में घर बनाने के लिए। अदिति ने हाँ में सर हिलाया। तब गायत्री देवी मन ही मन बोली, मैं उन्हें इतना वक्त दूंगी ही नहीं। ऐसा कुछ करना होगा कि इन दोनों के बीच वो दीवार खड़ी हो जाए जो चाहकर भी मिटा ना पाए। उस रात सांची कमरे में सो रही थी। तभी अभिराज देर रात में कमरे में आया। उसने देखा कि सांची के माथे पर लाल निशान पड़ चुका था। उसने सांची के चेहरे को देखा। उसके माथे पर निशान के पास ही मांग में सिंदूर चमक रहा था। अचानक उसने कसकर मुट्ठी बंद कर ली और मन ही मन बोला, अगर मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं होती तो तुम यहाँ नहीं होती। बस एक बार तुम्हारा काम हो जाए, तुम भी इस घुटन भरे रिश्ते से आजाद और मैं भी। ये कहकर वो सोफे पर आकर लेट गया। अगली सुबह सबरवाल मैंशन के शानदार हॉल में बैठी गायत्री देवी, अभिराज की माँ, बेसब्री से दरवाजे की ओर देख रही थी। तभी एक लग्जरी कार की आवाज गूंजी और रिया अपने महंगे सूटकेस के साथ मैंशन में दाखिल हुई। उसका चेहरा मासूमियत से भरा था। गायत्री देवी एक्साइटेड होकर बोली, अरे रिया, आओ आओ, कितने दिनों बाद तुम्हें देखा। तुम तो और ब्यूटीफुल हो गई हो। अच्छा हुआ आज मेरी तुम्हारी माँ से बात हो गई और उन्होंने बताया कि वो सब 1 महीने के लिए बाहर जा रहे हैं, इसलिए मैंने तो तुरंत कह दिया कि रिया मेरे साथ रहेगी। रिया ने मुस्कुराते हुए गायत्री देवी को गले से लगा लिया। आंटी, थैंक यू सो मच। आप यहाँ नहीं बुलाती तो मुझे बहुत लोनली फील होता। अब देखिए ना, मैं इतने सालों बाद इंडिया आई और मॉम डैड को बिजनेस के सिलसिले में बाहर जाना पड़ गया। गायत्री देवी ने रिया को गले लगाया और उसकी पीठ थपथपाई।
उसी वक्त सांची कमरे से बाहर आई तो उन्होंने सांची की ओर एक ठंडी नजर डाली। गायत्री देवी ने सांची से तीखे स्वर में कहा, सांची खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? रिया का सामान उसके कमरे में रखो, और हाँ, आज रात का खाना खास बनाना, रिया हमारी खास मेहमान है। सांची ने रिया से हाथ जोड़कर रिया से नमस्ते किया और गायत्री देवी से बोली, जी मम्मी जी। लेकिन उसके मन में गायत्री देवी की कही बात गूंज रही थी। उसने मन ही मन सोचा, क्या ये वही रिया है जिसे ये अपने घर की बहू बनाना चाहती थी? रिया ने सांची की ओर देखा और एक हल्की मुस्कान दी। क्या रिया के सबरवाल मैंशन आने से सांची की मुश्किलें बढ़ेंगी? क्या अभिराज और सांची के बीच की दूरियां घटेंगी, या गायत्री देवी उन्हें दूर करने में कामयाब हो जाएगी? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। सांची ने रिया की तरफ देखा, जो दिखने में काफी मासूम और खूबसूरत थी। उसके ब्रांडेड कपड़े, सैंडल और पर्स से वो किसी बड़े घर की लड़की लगती थी। वहीं रिया ने भी सांची को ऊपर से नीचे तक देखा। उसने नीले रंग का अनारकली सूट पहना हुआ था। बिना मेकअप के भी वो देखने में काफी खूबसूरत थी। सांची मन ही मन बुदबुदाई, अपनी बहू को तो खा जाने वाली नजरों से देखती है, और इस रिया के हाथ ऐसे पकड़े हैं जैसे वो उनकी अपनी बेटी हो। खैर, मुझे क्या, मुझे कौन सा इनकी बहू बने रहना है। एक बार वो ताऊ जी के खिलाफ वाले डॉक्यूमेंट्स हाथ लग जाए, फिर इन सबको टाटा बाय बाय। सांची ने सर्वेंट रमेश को आवाज लगाई, रमेश भैया, रिया जी का सामान लेकर गेस्ट रूम में रखवा दो। तभी गायत्री देवी की गुस्से भरी आवाज आई, सांची, तुम्हें सुनाई नहीं दिया? मैंने तुमसे कहा रिया का सामान रखने के लिए, और गेस्ट रूम में मेहमान रहते हैं। रिया इस घर की सदस्य है। उसका सामान अभिराज के सामने वाले बेडरूम में रखो। वो जब भी इस घर में आई है वहीं रुकती है। सांची ने गहरी सांस ली और इस बेइज्जती का घूंट पीकर बोली, जी मम्मी जी। आखिर रिया के सामने वो अपनी सास से बहस नहीं करना चाहती थी। सांची ने रिया का सामान उठाया और अभिराज के सामने वाले बेडरूम में रखते हुए बुदबुदाई, ये सासू माँ तो पूरी प्लानिंग करके बैठी है। अच्छा ही है, मुझे भी तो इस घर से और अभिराज से छुटकारा चाहिए। सांची नीचे आकर अपने पहले ऑफिस डे के लिए लंच बॉक्स तैयार करने लगी। उसने प्यार से आलू के पराठे बनाए, मटर की सब्जी पैक की और सलाद के लिए खीर काटने लगी। उसका चेहरा उत्साह से चमक रहा था। आखिर आज उसकी नौकरी का पहला दिन था। तभी गायत्री देवी किचन में दाखिल हुई। उनकी आंखों में सांची के लिए तिरस्कार की भावना थी। गायत्री देवी कड़क स्वर में ऑर्डर देते हुए बोली, सांची, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें इतना भी नहीं सिखाया कि मेहमानों को कैसे ट्रीट किया जाता है? रिया कब से बैठी है, उसे कॉफी क्यों नहीं दी? अपने घर वालों के बारे में सुनकर सांची ने निडर होकर कहा, मम्मी जी, घर वालों ने मुझे मेहमानों का आदर करना सिखाया है, लेकिन अभी आपने ही तो कहा था कि रिया इस घर की सदस्य है। ये सुनकर गायत्री देवी तिलमिला उठी, जुबान बहुत लंबी है तुम्हारी, लेकिन उस घर से लंबा नहीं टिक पाओगी। रिया आ गई है ना, अब देखना कैसे मेरा अभी तुम्हें इस घर से बाहर निकालेगा। अब जल्दी से रिया के लिए कॉफी बनाओ। ये कहकर गायत्री देवी किचन से बाहर निकल गई। सांची ने टिफिन पैक किया और चुपचाप गैस पर दूध चढ़ाया। उसने कॉफी बनाई और कॉफी का मग लेकर हॉल में पहुंची, जहां रिया और गायत्री देवी हंस हंस कर बात कर रही थी। सांची ने मग रिया की ओर बढ़ाया। रिया स्वीटली मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू सांची। जैसे ही रिया ने मग पकड़ा, उसने जानबूझकर कप झटक दिया। गर्म कॉफी छलककर रिया के कपड़ों पर गिरी, लेकिन ज्यादातर कॉफी सांची के हाथ पर छिटकी। दर्द से सांची की सिसकी निकल गई और आंखों में आंसू छलक आए। लेकिन रिया जोर से चिल्लाई, ओह माय गॉड, इट्स बर्निंग, मेरा हाथ। गायत्री देवी ने तुरंत रिया का हाथ देखा। रिया, तुम ठीक तो हो? पर फिर सांची पर चिल्लाई, सांची, ये क्या बदतमीजी है? एक कॉफी भी ढंग से नहीं दे सकती। रिया हमारे घर आई है और तुम ऐसे पेश आओगी उसके साथ, शर्म नहीं आती? सांची हैरान होकर बोली, मम्मी जी, मैंने कुछ नहीं किया। तभी दरवाजे से अभिराज की भारी कदमों की आवाज गूंजी। वो अपने काले सूट में ठंडी और डरावनी नजरों के साथ हॉल में दाखिल हुआ। तभी रिया ने उसे आते हुए देख लिया तो गायत्री देवी को शांत कराते हुए कहा, आंटी, ये मेरी गलती थी। मैंने जल्दबाजी में मग पकड़ा और कॉफी गिर गई। सांची की कोई गलती नहीं है, आप उसे मत डांटिए। गायत्री देवी ने हल्के से मुस्कुराते हुए रिया से कहा, रिया बेटा, तुम्हारा दिल साफ है ना, इसलिए लोगों के दिल का कालापन देख नहीं पाती। इसने जानबूझकर तुम्हें हर्ट किया है। दिखाओ जरा कहाँ लगी है तुम्हें। अब तक तो अभिराज तेजी से रिया के पास पहुंचा। उसने रिया का हाथ पकड़ा, उसकी कलाई पर हल्का सा लाल निशान देखा और तुरंत नौकर रमेश को आवाज लगाई। अभिराज कड़क स्वर में चिल्लाया, रमेश, फर्स्ट एड बॉक्स लाओ अभी। गायत्री देवी ने मौका देखकर सांची की शिकायत शुरू कर दी। अभिराज, ये सांची ने रिया पर कॉफी गिरा दी, कुछ काम ढंग से नहीं करती और अब बहाने बना रही है। तुम हमारे खानदान के लिए ऐसी बहू लाए हो। वो तो अच्छा हुआ रिया को ज्यादा नहीं लगी, वरना अगर जल जाती और निशान पड़ जाते तो। ये सुनकर अभिराज ने सांची को घूरते हुए कहा, अगर तुम्हें कोई काम नहीं करना आता तो मत करो। घर में सर्वेंट्स है काम के लिए, अपनी लापरवाही से दूसरों को हर्ट क्यों करती हो, यूजलेस। सांची के हाथ में भी कॉफी गिरी थी और उसका हाथ भी लाल हो चुका था। दर्द से उसकी आंखें भी नम थीं। उसने सफाई देनी चाहिए। अभिराज, तुम कम से कम मेरी बात तो सुनो, कॉफी तो। तभी रिया ने उसकी बात काटते हुए बीच में कहा, अभी प्लीज प्लीज सांची पर गुस्सा मत करो, वो गर्म कप था तो मैंने गलती से मग झटक दिया और कॉफी गिर गई, इसमें सांची की कोई गलती नहीं है। अभिराज ने जवाब दिया, किसी और की गलती छुपाने के लिए अपने सर पर दोष मत लो रिया। रमेश फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आया, लेकिन अभिराज ने उसे भी डांट दिया, इतनी देर क्यों लग गई, जल्दी हाथ पैर नहीं चला सकते।
अभिराज ने रिया की ओर देखा और उसकी कलाई पर क्रीम लगाने लगा। सांची ने नम आंखों से ये सब देखा। उसका हाथ जल रहा था, लेकिन अभिराज ने उसकी ओर एक नजर भी नहीं डाली। तब गायत्री देवी ने अभिराज को बताया कि रिया कुछ दिनों तक यहीं रहेगी। सांची चुपचाप रसोई में लौट गई। उसने ठंडा पानी लिया और अपने जले हुए हाथ पर बर्फ रगड़ने लगी। दर्द से उसकी सिसकियां निकल रही थीं। तभी उसकी आंखों के सामने साहिल की याद तैर गई। एक बार एक चाय वाले ने गलती से सांची के हाथ पर गर्म चाय गिरा दी थी, तो साहिल ने चाय वाले को बहुत डांटा था और तुरंत उसका हाथ पकड़ा, फूंक फूंक कर ठंडा किया और दवाई लगाई थी। उस वक्त वो सांची से ज्यादा परेशान था। सांची, तुम्हारा दर्द मुझे बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन फिर सांची को साहिल का धोखा याद आया। वो बारात लेकर नहीं आया। सांची का दिल टूट गया था, लेकिन अब वो साहिल से आमने सामने सवाल करना चाहती थी। क्यों भागा वो? क्यों नहीं की शादी? क्यों दिखाया झूठा प्यार, झूठे सपने? उसने बर्फ हटाई, टिफिन उठाया और पर्स लेकर उदास मन से ऑफिस के लिए निकल गई। एलेक्स लॉ फर्म में सांची का पहला दिन था, इसलिए सुबह का किस्सा भूलकर वो उत्साह से भरी हुई थी। उर्मिला ने उसे पुराने केस की फाइल्स दी। सांची, इन फाइल्स को स्टडी करो। यू आर अ स्मार्ट गर्ल, आई थिंक तुम जल्दी सीख जाओगी। सांची एक्साइटेड होकर बोली, थैंक यू मैम, मैं पूरी मेहनत करूंगी। सांची ने फाइल्स ली और काम में जुट गई। तभी अभिराज अपने कैबिन में पहुंचा और अपने डेस्कटॉप के कैमरे से उसने सांची को काम करते हुए देखा। उसने तुरंत उर्मिला को अंदर बुलवाया। उर्मिला, सांची को केस फाइल्स क्यों दी? उर्मिला ने कहा, सर स्टडी करने के लिए। अभिराज ने ठंडे लहजे में कहा, तुमसे किसने कहा था? ये मेरा ऑफिस है, तुम्हारा घर नहीं। उस नई लड़की को पुरानी फाइल्स अरेंज करने स्टोर में भेजो। और हाँ, मेक दैट क्लियर कि अगर 2 दिन में फाइल्स अरेंज नहीं हुई तो उसकी नौकरी गई। और हाँ, उसे लैपटॉप पर हर केस का डेटा फीड करने को कहो, साल, केस नंबर, सब कुछ। आई वांट एवरीथिंग परफेक्ट, यू अंडरस्टैंड? उर्मिला हैरानी से बोली, लेकिन सर सांची नहीं है, इतना काम अकेले कैसे? अभिराज ने नजरें उठाकर उर्मिला की तरफ देखा तो वो सकपका गई और हाँ में सर हिलाते हुए बोली, यस सर, आई अंडरस्टैंड। ये कहकर वो तेजी से कैबिन से बाहर निकली। वो समझ गई थी कि अभिराज सांची को टारगेट कर रहा है, लेकिन क्यों, ये उसकी समझ से परे था। और जैसा उसे ऑर्डर मिला था उसने वैसा ही किया। वो सांची के पास आकर बोली, सांची, ये फाइल्स छोड़ो और आज तुम स्टोर रूम में पुरानी फाइल्स अरेंज करो और हर केस का डेटा लैपटॉप में फीड करो। आज ये काम पूरा करना है, वरना बॉस नाराज हो जाएंगे और वो अपसेट हुए तो समझो नौकरी गई। ये सुनकर सांची ने सर हिलाया और उर्मिला के साथ स्टोर रूम आ गए। जब उसने स्टोर रूम में बिखरी हुई फाइल्स का ढेर देखा तो उसके होश उड़ गए। इतनी सारी फाइल्स, इसे अरेंज करने में तो हफ्ते लग जाएंगे। उर्मिला ने जवाब में कहा, लेकिन ये काम 2 दिन में ही करना है, ये ऑर्डर ऊपर से है, तुम बस जल्दी से काम शुरू कर दो। उर्मिला के जाने के बाद सांची स्टोर रूम के अंदर आई। वहां धूल भरी फाइल्स देखकर उसने अपने मुंह पर दुपट्टा लगाया और फाइल्स उठाकर पढ़ने लगी। एक एक करके फाइल्स अरेंज करते हुए वो लैपटॉप पर डेटा फीड करना शुरू कर देती है। उसका जला हुआ हाथ दर्द कर रहा था, लेकिन वो नहीं रुकी। घंटे बीत गए, आज उसने लंच तक नहीं किया जो वो इतने एक्साइटमेंट में बनाकर लाई थी। सांची की आंखें थकान से भारी हो रही थी। शाम को वो थक कर लैपटॉप के सामने ही सो गई। ऑफिस के लोग एक एक करके जाने लगे। शाम को अभिराज के फोन पर रिया का कॉल आया। वो ऑफिस के बाहर उसका इंतजार कर रही थी। अभी मुझे इटालियन रेस्टोरेंट का पास्ता खाना है, याद है हम हमेशा वहाँ जाते थे? इंडिया लौटने के बाद वो पास्ता खाने की इच्छा हो रही है, प्लीज चलो ना, आई एम वेटिंग आउटसाइड। अभिराज ने जवाब में कहा, ठीक है रिया, चलते हैं, जस्ट गिव मी 5 मिनट्स, ओके? अभिराज ने लैपटॉप बंद किया, अपनी कार की चाबी उठाई और नीचे आ गया। बाहर रिया खड़ी थी, जो उसे देखते ही मुस्कुरा उठी। दोनों रेस्टोरेंट के लिए निकल गए। इधर 8 बजे तक ऑफिस से सब लोग जा चुके थे। ऑफिस के पियून मंगल ने भी सब चेक किया और लॉक लगाकर लाइट्स ऑफ करके निकल गया। जब सांची की नींद खुली तो वो हड़बड़ा गई। लाइट्स ऑफ थी और कुछ ठीक से नजर नहीं आ रहा था। उसने लैपटॉप ऑन किया और टाइम देखा तो घबरा गई। बाप रे, 9 बजे! वो हल्की सी रोशनी में अपना पर्स ढूंढने लगी। उसने पर्स से फोन निकाला, लेकिन फोन की बैटरी डेड हो चुकी थी। सांची ने झट से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो लॉक था। अब तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हेलो, कोई है? दरवाजा खोलो, मैं अंदर फंस गई हूँ। उसने जोर जोर से दरवाजा पीटा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। प्लीज हेल्प मी, कोई है बाहर? क्या सांची बचकर निकल पाएगी? क्या रिया के आने से बढ़ेगी सांची और अभिराज की दूरियां? क्या सांची कभी जान पाएगी साहिल के गायब होने का सच? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। सांची जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी। डेस्परेट होकर वो चिल्ला रही थी, कोई है, प्लीज हेल्प। लेकिन बाहर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। उसका फोन भी बंद हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब करे तो क्या करे। अंधेरे में उसकी घबराहट और बढ़ रही थी। इधर रेस्टोरेंट में अभिराज और रिया डिनर कर रहे थे। तब पुरानी बातें रिया याद करने लगी। अभी डू यू रिमेम्बर, एक दिन मेरी गाड़ी इसी रेस्टोरेंट के बाहर खराब हो गई थी और तुम मुझे पिक करने आए थे और फिर हमने यहाँ पर पास्ता खाया था। सीरियसली, मैंने कितनी जगह का फूड टेस्ट किया है, लेकिन यहाँ के पास्ते की तो बात ही अलग है। यू नो, अब मैं वापस आई हूँ तो वो हर चीज पाना आई मीन करना चाहती हूँ जो मैंने मिस कर दी थी, और तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा। अभिराज ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, ऑफ कोर्स, जस्ट लेट मी नो तुम्हें क्या करना है। रिया ने हाँ में सर हिलाया और थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, अभी
मेरे घर में आने से इस सांची को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? आई मीन शी इज अ वाइफ एंड एक्चुअली मुझे आना ही नहीं चाहिए था। मैं कल सुबह ही वापस चली जाऊंगी, अभिराज ने कहा। और घर जाकर अकेली रहोगी? अपना ख्याल तो तुम रख नहीं सकती। वैसे भी घर मेरा है, तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो और सांची को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आज जो सुबह हुआ वो दोबारा नहीं होगा, ओके? रिया ने मुस्कुराते हुए अभी की तरफ देखा। सुबह सांची की सच में गलती नहीं थी अभी, वो तो बहुत अच्छी है, लेकिन बस थोड़ी लापरवाह है ना? क्या है ना, आंटी बता रही थी कि वो मिडिल क्लास फैमिली से है, उसे शायद घर के तौर तरीके आते नहीं होंगे, बट आई थिंक धीरे धीरे सीख जाएगी, राइट? ये सुनकर अभिराज ने कोई जवाब नहीं दिया और मन ही मन कहा, उसे तौर तरीके सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 7 महीने बाद तो उसे इस घर से और मेरी जिंदगी से जाना ही है। तभी रिया ने उसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, अभी आई एम हैप्पी कि तुम मूव ऑन कर गए। उस वक्त मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया और इसलिए बाद में तुम्हें शादी करनी पड़ी। मुझे भी थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन मैं संभाल लूंगी। ये कहकर रिया नीचे देखने लगी और अभिराज उसकी तरफ देखते हुए कुछ सोच रहा था। बाद में अभिराज और रिया रेस्टोरेंट से डिनर करके रात 10 बजे तक घर पहुंचे। कमरे के सामने आकर रिया मुस्कुराते हुए बोली, अभी आई एंजॉयड इट अ लॉट, थैंक यू। अभिराज हल्के से मुस्कुराया और गुड नाइट कहकर कमरे में पहुंचा। उसने देखा कि सांची कमरे में नहीं है। अच्छा है इसकी शक्ल नजर नहीं आई, वरना पूरा मूड खराब हो जाता। वो फ्रेश होने बाथरूम गया। जब लौटा तब भी सांची नहीं थी। उसने घड़ी देखी तो रात के 10:30 बज चुके थे। अभिराज को अजीब सी बेचैनी हुई, लेकिन उसने सांची के ख्याल को दिमाग से निकाल दिया और किचन में पानी लेने गया। तब वहाँ रमेश को देखकर उसने कैजुअली पूछा, रमेश सांची कहाँ है? साहब भाभी जी तो सुबह ऑफिस गई थी, उसके बाद वापस नहीं आई। रमेश का जवाब सुनकर अभिराज की भौहें तन गई। उसने तुरंत सांची का नंबर डायल किया, लेकिन फोन स्विच ऑफ था। उसका मन बेचैन हो उठा। कहाँ चली गई ये लड़की? कहीं ऑफिस के बाद अपने पेरेंट्स से मिलने तो नहीं चली गई? उसने सांची के पिता केशव को कॉल किया। कॉल कनेक्ट होते ही केशव जी की खुशी से भरी आवाज सुनाई पड़ी। अरे दामाद जी कैसे हैं? अभिराज ने कहा। जी मैं ठीक हूँ पापा जी, आप सब कैसे हैं? हम सब भी ठीक है बेटा। वो मैं आपको कॉल करने ही वाला था। वो क्या है ना, सांची की माँ की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है और वो सांची को याद भी कर रही थी, तो अगर सांची को मिलने के लिए भेज देते तो अच्छा होता। ये सुनकर अभिराज परेशान होकर मन ही मन बोला, इसका मतलब सांची घर भी नहीं गई? उसने केशव जी से कहा, जी पापा मैं सांची को भिजवा दूंगा। अच्छा अब मैं रखता हूँ, गुड नाइट। कॉल डिस्कनेक्ट करके अभिराज चिढ़कर बोला, अगर मायके में भी नहीं है तो कहाँ है? उसने केशव जी से कहा, जी पापा मैं सांची को भिजवा दूंगा। अच्छा अब मैं रखता हूँ, गुड नाइट। कॉल डिस्कनेक्ट करके अभिराज चिढ़कर बोला, अगर मायके में भी नहीं है तो कहाँ है? तभी उसे याद आया कि उसने उर्मिला को सांची को फाइल्स अरेंज करने का टास्क देने कहा। अभिराज खुद से बोला, इडियट लड़की, काम खत्म नहीं हुआ तो भी घर तो आना था। वो बेडरूम में लौटा और सोफे पर लेट गया। अभिराज ने आंखें बंद की, लेकिन नींद नहीं आई। इधर ऑफिस के स्टोर रूम में सांची घबराहट से कांप रही थी। अंधेरे में सिर्फ लैपटॉप की मध्यम रोशनी थी। वाईफाई भी बंद था। किसी को कांटेक्ट करने का कोई रास्ता नहीं था। उसने घंटों दरवाजा पीटा, चिल्लाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसकी पानी की बोतल काफी देर पहले ही खाली हो चुकी थी। प्यास से उसका गला सूख रहा था। वो दरवाजे के पास दीवार के सहारे बैठ गए। रात के 11 बजे अभिराज बेचैन होकर कमरे से बाहर निकला। तभी अदिति जो पानी लेने आई थी अभिराज को देखकर बोली, अभी क्या हुआ, नींद नहीं आ रही? अच्छा सांची आ गई थी ना? अभिराज ने कहा। नहीं वो ऑफिस गई थी, शायद काम में उलझ गई तो लेट हो गई होगी। अदिति घबराते हुए बोली, क्या इतनी रात हो गई और सांची अभी तक नहीं आई? उसे कॉल किया क्या? अभिराज ने ना में सर हिलाया और बोला, उसका फोन बंद आ रहा है। ये सुनकर अदिति को सांची की फिक्र सताने लगी। और तुमने उसे ढूंढा नहीं अभी? हे भगवान, अगर वो किसी प्रॉब्लम में हुई तो जाओ जाकर देखो। तभी गायत्री देवी उनकी आवाज सुनकर हॉल में आई और तंज कसते हुए कहा, अरे ये लड़की तो ऐसी ही है, लापरवाह, गैर जिम्मेदार, पता नहीं कहाँ भटक रही होगी। ऐसे आधी रात को ऑफिस में क्या काम है? ये लड़की तो हमारी इज्जत की नीलामी करके छोड़ेगी। अदिति ने समझाते हुए कहा, मॉम आप भी कैसी बातें कर रही हैं? हमारे घर की बहू घर नहीं पहुंची तो उसकी फिक्र करने के बजाय आप ये सब सोच रही हैं। अभी तुम जाओ, अभी उसके ऑफिस में पता करके आओ। अभिराज ने हाँ में सर हिलाया और कमरे में आकर अपनी कार की चाबी उठाकर ऑफिस की ओर निकल गया। इस लड़की को कुछ नहीं होना चाहिए, वरना मेरा सारा किया धरा बर्बाद हो जाएगा। इधर सांची मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे भोलेनाथ जी रक्षा करना, मुझे हिम्मत देना। उसकी सांसें मध्यम पड़ रही थी। घबराहट और कमजोरी से उसका सर चकराने लगा। उसने आखिरी बार दरवाजा पीटने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ कमजोर पड़ गए। वो धीरे धीरे दीवार के सहारे सरकने लगी। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। अभिराज ऑफिस पहुंचा। पूरा ऑफिस अंधेरे में डूबा था। उसने सांची को ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। वो लौटने ही वाला था कि स्टोर रूम की ओर से हल्की सी खटखट की आवाज आई। अभिराज रुक गया। उसे याद आया कि फाइल्स स्टोर रूम में थी, तो कहीं सांची वहां तो नहीं। वो तेजी से स्टोर रूम की ओर दौड़ा। दरवाजा लॉक था। उसने अपने कैबिन से चाबी उठाई और स्टोर रूम का ताला खोला। जैसे ही दरवाजा खोला, उसने देखा कि सांची दीवार के सहारे सरक रही थी। उसकी आंखें बंद थी और वो गिरने वाली थी। अभिराज चिल्लाते हुए दौड़ पड़ा, सांची! उसने झट से सांची को अपनी बाहों में थाम लिया। सांची का चेहरा पीला पड़ चुका था। अभिराज ने उसका चेहरा थपथपाया।
सांची आंखें खोलो, सांची आर यू लिसनिंग? डैम इट! सांची तो बेहोश हो चुकी थी। अभिराज ने उसे गोद में उठाया और कार की ओर दौड़ा और सांची को हॉस्पिटल लेके उसे ट्रीटमेंट के लिए इन्फॉर्मेशन देते वक्त खुद को हस्बैंड की जगह बॉस के रूप में इंट्रोड्यूस किया। सिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर ने सांची की ट्रीटमेंट शुरू की। अभिराज बाहर कॉरिडोर में बेचैन होकर टहल रहा था। तभी डॉक्टर बाहर आए। मिस्टर सबरवाल, आपकी एम्प्लॉय को घबराहट और कमजोरी की वजह से चक्कर आ गए। वो बेहोश है लेकिन सुबह तक होश आ जाएगा। वैसे उनके हाथ पर जलने का घाव था और शायद ट्रीटमेंट नहीं हुआ था, इसलिए हमने अभी क्लीन करके पट्टी बांध दी है। लेकिन वो कुछ दिनों तक पानी में हाथ नहीं लगाए, नहीं तो इन्फेक्शन हो सकता है। अभिराज का दिल धक से रह गया। उसे याद आया कि सुबह सांची के हाथ से रिया पर कॉफी गिरी थी, तब शायद सांची के हाथ पर भी कॉफी गिरी होगी, लेकिन उसने सांची की ओर देखा तक नहीं था। उसके लिए सांची का सेफ रहना बहुत जरूरी था। डॉक्टर से बात करने के बाद वो सांची के कमरे में गया। सांची बेड पर लेटी थी। उसका चेहरा शांत लेकिन कमजोर लग रहा था। उसके हाथ पर पट्टी बंधी थी। अभिराज कुर्सी पर बैठ गया और सांची को देखने लगा। तभी उसके फोन पर अदिति का कॉल आया। कॉल रिसीव करते ही अदिति की परेशानी भरी आवाज आई। अभी सांची मिली? अभिराज ने कहा, हाँ दी, वो मिल गई। वो ठीक है लेकिन बेहोश है। मैं उसे लेकर हॉस्पिटल आया हूँ। अदिति ने घबराते हुए कहा, अभी ये सब कैसे हुआ? कौन से हॉस्पिटल में हो? मैं अभी आती हूँ। अभिराज ने कहा, नहीं दी, आपको आने की जरूरत नहीं है। यू टेक रेस्ट एंड प्लीज स्टॉप वरीइंग। डॉक्टर ने आपको किसी भी टाइप की टेंशन लेने से मना किया है ना? और मैं यही हूँ ना। अदिति ने कहा, ठीक है अभी, लेकिन उसका ध्यान रखना, ओके? अभिराज ने फोन रखा और रात भर सांची के पास रहा। सुबह सुबह उसकी आंख लगी ही थी कि तभी उसके फोन की घंटी बजी। उसने स्क्रीन पर कमिश्नर बाजपेयी का नाम देखा तो तुरंत कॉल रिसीव किया। हेलो अंकल। मिस्टर बाजपेयी ने गंभीर आवाज में कहा, मुझे एक लीड मिली है। उस जज की बीवी थी जिसे उसने बरेली में छुपा कर रखा था। मैंने बरेली में इन्वेस्टिगेशन शुरू करवाया है। जैसे ही उनकी कोई खबर मिलेगी आई विल लेट यू नो। थैंक यू अंकल। अरे थैंक यू की क्या बात है? तुम्हारे फादर मेरे बेस्ट फ्रेंड थे। उनकी मौत के असली राज से पर्दा उठाने के लिए तो मैं भी बेताब हूँ अभिराज। बाय द वे, मैंने सुना है कि तुमने शादी कर ली। ऐसे छिपके शादी कर ली और अंकल को बुलाया भी नहीं। बीवी से मिलवाना नहीं चाहते क्या? ये सुनकर अभिराज का चेहरा उतर गया। वो बहाना बनाते हुए बोला, वक्त आने पर जरूर मिलवाऊंगा अंकल। थोड़ी बहुत बातचीत के बाद कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया गया। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। मैसेज पढ़ते ही अभिराज उठ खड़ा हुआ और बाहर आकर एक नर्स से कहा, सिस्टर प्लीज टेक केयर ऑफ हर। आई विल बी बैक इन एन आवर। नर्स के हामी भरते ही अभिराज तेजी से वहां से निकल गया। कुछ देर बाद सांची की आंखें धीरे धीरे खुली। उसने अपने चारों ओर देखा। सफेद दीवारें, हॉस्पिटल की स्मेल के बीच उसे अंदाजा लगाते देर नहीं लगी कि वो कहाँ थी। उसके हाथ में ड्रिप्स चढ़ी थी और पास में एक नर्स थी। उसे देखकर नर्स मुस्कुराते हुए बोली, आपको होश आ गया? नर्स सांची की पल्स और टेम्परेचर वगैरह चेक करने लगी। तभी सांची ने धीमी आवाज में पूछा, मुझे यहाँ कौन लेकर आया? नर्स ने बताया, कल रात आपके बॉस आपको यहाँ लेकर आए थे। सांची ने हैरानी से पूछा, मेरे बॉस? नर्स ने कहा, हाँ मिस्टर AR सबरवाल, वो तो रात भर यहीं थे। अभी थोड़ी देर पहले ही बाहर निकले हैं। जो लकी, इतना अच्छा बॉस है तुम्हारा, वरना मैंने तो सिर्फ खड़ूस बॉस के किस्से सुने हैं। सांची सोच में पड़ गई। सबरवाल? हो सकता है कोई और हो। वैसे भी दुनिया में एक ही सबरवाल फैमिली थोड़ी ना है। बाय गॉड, कल बॉस ने मुझे बचा लिया, वरना वहां तो मेरा दम घुट जाता। ऑफिस जाऊंगी तो उन्हें धन्यवाद जरूर कहूंगी। तभी नर्स बोली, वेल यू आर परफेक्टली फाइन, लेकिन डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन लिखी हैं, वो लेनी है। और हाँ, ये हाथ पानी से दूर रखना है। नर्स की बात सुनकर सांची ने अपना हाथ देखा जहाँ पट्टी बंधी थी। सिस्टर, क्या मैं डिस्चार्ज ले सकती हूँ? नर्स ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, ऑफ कोर्स, तुम बिल्कुल ठीक हो, बस कमजोरी से बेहोश थी। मैं अभी प्रोसीजर करवाती हूँ। वैसे बिल तो तुम्हारे बॉस ने पे कर दिया है। ये सुनकर सांची हल्के से मुस्कुराई। सच में बॉस बहुत अच्छे हैं, लेकिन गलती भी तो कंपनी की थी। मुझे ऐसे स्टोर रूम में बंद कर दिया, अब मुआवजा तो देना ही पड़ेगा ना। उसने डिस्चार्ज करवाया और सबरवाल मैंशन के लिए टैक्सी ले ली। क्या सांची जान पाएगी कि उसे बचाने वाला अभिराज था? क्या होगा जब सांची को पता चलेगा कि उसका बॉस अभिराज है? अभिराज के फादर की मौत का क्या राज है? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। अभिराज हॉस्पिटल के दूर एक सुनसान सड़क में कार पर बैठा था। तभी एक आदमी उसकी कार से टिक गया और धीरे से उसने एक लिफाफा अभिराज की कार में डाला और सीटी बजाते हुए चला गया और अभिराज हॉस्पिटल की तरफ निकल गया। लेकिन जब तक वो हॉस्पिटल पहुंचा, सांची ऑलरेडी वहां से जा चुकी थी। सुबह सबरवाल मैंशन के हॉल में गायत्री देवी और रिया बैठकर नाश्ता कर रही थी। वहीं अदिति परेशान बैठी थी। उसे सांची की बहुत फिक्र हो रही थी। वो गायत्री देवी से बोली, मॉम, नाश्ते के बाद हॉस्पिटल चलते हैं ना, सांची को देखाएंगे। आई डोंट नो वो कैसी है, आई एम वरीड अबाउट हर। ये सुनकर गायत्री देवी के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। क्यों जाना है तुम्हें हॉस्पिटल? वहाँ नर्स होंगी उसका ध्यान रखने के लिए। एक तो वो लड़की रात भर गायब रही, ऊपर से अभी उसके लिए पूरी रात परेशान रहा और अब तक घर नहीं लौटा, और तुम्हें भी वहाँ जाना है। तुम्हें अपने हेल्थ की फिक्र है या नहीं? तब रिया भी समझाते हुए बोली, अदिति दी, आप अपसेट मत होइए। आंटी को आपकी फिक्र है इसलिए ऐसा बोल रही हैं। अब देखो ना, हॉस्पिटल में कितने पेशेंट्स आते हैं एंड यू आर प्रेग्नेंट। अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो असर बच्चे पर होगा। ये सुनकर अदिति भी सोच में पड़ गई। बड़ी मिन्नतों के बाद शादी के 5 साल बाद वो प्रेग्नेंट हुई थी।
और उसकी प्रेगनेंसी भी कॉम्प्लिकेटेड थी। तभी डोरबेल बजने की आवाज आई। रमेश ने दरवाजा खोला तो सांची सामने खड़ी थी। वो तुरंत डाइनिंग एरिया में आकर बोला, बहुरानी आ गई है। अदिति नाश्ता छोड़कर उठ खड़ी हुई और हॉल में आई तो सांची धीरे धीरे अंदर आ रही थी। उसे अभी भी थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही थी। अदिति ने तुरंत उसे गले से लगा लिया। सांची, अब कैसा लग रहा है? आओ पहले बैठ जाओ। सांची सोफे में बैठते हुए बोली, अब मैं ठीक हूँ दी। सॉरी, आप मेरी वजह से परेशान हो गई। अरे इसमें परेशानी की क्या बात है, लेकिन हुआ क्या था? सांची ने रात की घटना के बारे में सोचते हुए गुस्से में कहा, वो मेरा खड़ूस बॉस, उसने ऑर्डर दिया कि स्टोर रूम में रखी सारी फाइल्स अरेंज करनी है। मैं काम करते करते थक गई, जरा नींद क्या लग गई, कोई मुझे स्टोर रूम में ही बंद करके चला गया। फिर जब होश आया तो मैं हॉस्पिटल में थी। अदिति राहत की सांस लेकर बोली, अच्छा हुआ अभिराज ने तुम्हें हॉस्पिटल पहुंचा दिया, वरना पता नहीं क्या होता। ये सुनकर सांची की भौहें तन गई। अभिराज? लेकिन मुझे तो बॉस। उसका बस इतना ही कहना था कि डाइनिंग रूम के दरवाजे से निकलते हुए गायत्री देवी तंज कसते हुए बोली, तो आ गई महारानी। रात भर गुलछर्रे उड़ाने का काम होता होगा तुम्हारे मायके में। हमारे घर की औरतें ऐसे रात भर बाहर नहीं रहती। जाने कौन से ऑफिस में काम करती हो जो देर रात तक काम चलता है। ये सुनकर सांची का चेहरा लाल हो गया। वो जवाब देना चाहती थी, लेकिन अदिति ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और गायत्री देवी से बोली, मॉम बस कीजिए, सांची अभी हॉस्पिटल से आई है, कम से कम इस हालत में तो ये सब मत कहिए। तभी रिया ने गायत्री देवी का पक्ष लेते हुए कहा, अदिति दी, आप कब से आंटी से ऐसे बात करने लगी? और सांची को कम से कम कॉल तो करना था ना कि वो लेट हो गई है। एंड ऐसे लेट नाइट काम करना, यू नो, नॉट सेफ फॉर गर्ल्स। खैर छोड़िए ये सब। आई थिंक सांची घर आ गई है, ये काफी है, राइट? सांची ने रिया की ओर देखा। उसकी बातें समर्थन की लग रही थी, लेकिन हर शब्द में अपमान छुपा था। गायत्री देवी ने तीखी नजरों से सांची को घूरा और कमरे की ओर चली गई। तभी अदिति ने सांची का कंधा थपथपाते हुए कहा, सांची तुम इन बातों को दिल से मत लगाओ, जाओ अभी कमरे में जाकर आराम करो। मैं तुम्हारे लिए जूस और कुछ खाने के लिए भिजवाती हूँ, ओके? थैंक यू अदिति दी। सांची ने हाँ में सर हिलाया और बेडरूम की तरफ बढ़ गई, लेकिन तभी उसका फोन बीप करने लगा। सांची ने मन ही मन सोचा, मेरा फोन किसने चार्ज किया? शायद नर्स या बॉस होंगे, लेकिन बॉस को इतनी कहर क्यों है? सांची ने पर्स से फोन निकाला और देखा कि उर्मिला का मैसेज था। सांची, तुम्हें आज ऑफिस आकर स्टोर रूम का काम पूरा करना होगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। सांची ने गहरी सांस ली। उसका हाथ अभी भी पट्टी में था और शरीर कमजोर था, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं थी। लगता है आराम का मामला मेरे नसीब में नहीं है। सांची ऑलरेडी लेट हो गई थी, इसलिए तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गई, लेकिन जाने से पहले रमेश से कहकर गई थी कि अदिति को बता दे। जब सबरवाल लॉ फर्म में स्टोर रूम में वो पहुंची तो स्टोर रूम में धूल भरी फाइल्स उसका इंतजार कर रही थी। उसका जला हुआ हाथ दर्द कर रहा था, जिससे वो धीरे धीरे फाइल्स उठा रही थी। तभी ऑफिस के सीनियर स्टाफ से राहुल वहां से गुजरा। हेलो, तुमने अभी ज्वाइन किया है? आई एम राहुल। राहुल ने हाथ बढ़ाया तो सांची ने अपने हाथ की पट्टी दिखाई और हाथ जोड़कर नमस्ते करते हुए बोली, मेरा नाम सांची है, सब मुझे सांची कहते हैं, सांची त्रिपाठी। राहुल ने हल्की मुस्कान दी और पूछा, इस चोट के साथ काम करना आसान नहीं होगा, लेट मी हेल्प यू। राहुल एक फाइल उठाकर सांची की मदद करने लगा। वो मुस्कुराते हुए बोली, मुझे लगा था सारा काम अकेले करना पड़ेगा, पर आपकी कंपनी भी बढ़िया है, फटाफट यूं चुटकियों में काम हो जाएगा। तभी उर्मिला स्टोर रूम में आई। उसने कड़क आवाज में कहा, राहुल तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपना काम भूल गए क्या? जाओ बाहर क्लाइंट की फाइल्स तैयार करो अभी। राहुल ने घबराते हुए कहा, जी मैम, मैं तो बस सांची की हेल्प। उर्मिला बीच में ही बात काटते हुए बोली, सांची अपना काम खुद कर सकती है, तुम जाओ अपना काम देखो। राहुल ने सांची की ओर देखा और फिर सर झुकाकर चला गया। सांची ने गहरी सांस ली और उर्मिला से बोली, मैम मैं बॉस से मिलना चाहती हूँ, उन्होंने कल मेरी हेल्प। उर्मिला ने पूरी बात तक नहीं सुनी और डांट लगाते हुए बोली, सांची बॉस बहुत बिजी हैं, वो तुमसे नहीं मिल सकते, तुम बस अपना काम पूरा करो। ये सुनकर सांची का चेहरा उतर गया। बॉस ने उसकी हेल्प की थी, इसलिए वो बस थैंक यू कहना चाहती थी। उर्मिला स्टोर रूम से बाहर आकर बुदबुदाई, मैं सब समझती हूँ ऐसी गाँव की लड़कियों की चालबाजी, बॉस को अपनी फेक इनोसेंस दिखाकर फंसाना चाहती हैं, पर ये तो अच्छा है कि बॉस को ये पहले से पसंद नहीं। करीबन 12 बजे अभिराज अपने कैबिन में आया और उसने उर्मिला से कुछ फाइल्स मंगवाई। तभी उर्मिला बड़े गर्व से बोली, सर वो नई लड़की है ना सांची, उसने कल काम खत्म नहीं किया था, लेकिन मैंने उसे काम पर लगाया हुआ है, शी वॉन्ट स्लैक ऑफ, मैं उस पर पूरी तरह नजर रखे हुए हूँ। उर्मिला को लगा कि अभिराज सांची को पसंद नहीं करता तो जरूर इस काम के लिए उसकी तारीफ करेगा, लेकिन अभिराज ने गुस्से में उसे बाहर जाने का इशारा किया और तुरंत मॉनिटर पर स्टोर रूम का कैमरा चेक किया। सामने का नजारा देखकर वो हैरान था। सांची अपने पट्टी बंधे हुए हाथों से बड़ी मुश्किल से काम कर रही थी। इस लड़की में इतनी हिम्मत आती कहाँ से है? अस्पताल से उठकर सीधे काम, इतनी जिद्दी क्यों है? इसकी हेल्थ मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, वरना काम कैसे होगा? इधर सबरवाल मैंशन में गायत्री देवी अपने पुश्तैनी गहने साफ करवाने वाली थी, इसलिए उन्होंने अपने सारे गहने निकाल लिए थे। रिया गायत्री देवी के पास बैठी थी। वहीं एक पुराना सैंडलवुड बॉक्स खुला था, जिसमें हीरे मोती जड़ा एक भारी हार चमक रहा था, जिसे रिया को दिखाते हुए गायत्री देवी गर्व से बोली, रिया ये हार मेरी सास ने मुझे दिया था और उनकी सास ने उन्हें। ये खानदानी हार है, कई सालों से सबरवाल खानदान की बड़ी बहू को मिलता है, ये बहुत बेशकीमती है। रिया ने हार देखकर हैरानी से अपने मुंह पर हाथ रख लिया। आंटी ये कितना खूबसूरत है, जैसे किसी महारानी के लिए बना हो।
और अब तो आप ये सांची को देने वाली है ना, इसलिए क्लीन करवा रही है। ये सुनकर गायत्री देवी ने नाराजगी से कहा, ये हार और उस सांची को, उसके जैसी गवार मिडिल क्लास ये खानदानी हार डिजर्व नहीं करती। ये हार उसे मिलेगा जिसे मैं दिल से अपनी बहू का दर्जा दूंगी। ये सुनकर रिया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। तभी जौहरी भी वहाँ पर आ गया। उसे देखकर गायत्री देवी ने ऑर्डर फरमाया, ये सब ध्यान से साफ करना और याद रहे ये पुश्तैनी हार आज शाम तक वापस आ जाना चाहिए। जौहरी ने जवाब में कहा, फिक्र मत कीजिए मैडम, हमारा परिवार सालों से आपके परिवार से जुड़ा है, हम इस हार की वैल्यू जानते हैं। आज शाम को साफ करवा के वापस ले आऊंगा। इधर दोपहर का वक्त ऑफिस का कैंटीन खचाखच भरा था, लेकिन सांची अपने टिफिन के साथ एक टेबल पर अकेले बैठी हुई थी। ऑफिस के लोग उसे देखकर फुसफुसा रहे थे, क्योंकि सबको खबर लग चुकी थी कि उर्मिला सांची को टारगेट कर रही है, वो भी अभिराज के कहने पर। लेकिन सांची उन सबको नजरअंदाज करते हुए अपना लंच करने में मस्त थी। तभी राहुल कैंटीन में आया और सांची के पास बैठते हुए बोला, वाह सांची, क्या खुशबू आ रही है, कैन आई टेक अ बाइट? सांची ने अपना टिफिन आगे सरकाते हुए कहा, अरे बिल्कुल लीजिए, खाना तो बांट कर ही खाना चाहिए। राहुल ने हंसकर एक टुकड़ा लिया। तभी उसके दूसरे कॉलीग्स ने उसे बुला लिया, राहुल अरे इधर आना भाई, हम कब से तेरा वेट कर रहे हैं। राहुल ने सांची की ओर गलानी भरी नजरों से देखा और उठकर चला गया, लेकिन सांची के चेहरे की मुस्कान कायम थी। शाम को जब सांची मैंशन वापस लौटी तो गेट पर जौहरी खड़ा था, जिसके हाथ में एक मखमली डिब्बा था। उसने सांची को देखा और डब्बा थमाते हुए कहा, गार्ड ने बताया कि आप इस घर की बहू हैं, देखिए मुझे जरा जल्दी जाना है, आप ये हार गायत्री देवी जी को दे देंगी? सांची ने ज्वेलरी बॉक्स लेते हुए कहा, ठीक है, मैं मम्मी जी को दे दूंगी। अंदर आकर सांची सीधे गायत्री देवी के कमरे में गई, लेकिन वहाँ गायत्री देवी नहीं थी। उसने बॉक्स को बिस्तर में रखा और बाहर निकल गई, लेकिन जैसे ही वो अपने कमरे की ओर बढ़ी, कोई और गायत्री देवी के कमरे में चला गया और कुछ ही देर बाद गायत्री देवी की चीख पूरे मैंशन में गूंजी, सांची, बाहर निकलो सांची! सांची उनकी आवाज सुनकर भागते हुए कमरे से बाहर आई और उसी वक्त अदिति, रिया और नौकर रमेश हॉल में इकट्ठा हो गए। गायत्री देवी का चेहरा गुस्से से लाल था। उसने सोफे पर ज्वेलरी का खाली बॉक्स फेंकते हुए कहा, जौहरी ने हमें कॉल किया था कि उन्होंने पुश्तैनी हार तुम्हें सौंप दिया था, तो फिर मेरे कमरे में ये खाली बॉक्स क्यों है सांची? कहाँ है वो हार? सांची हैरानी से बोली, मम्मी जी, मैंने तो बॉक्स आपके कमरे में रखा था, जौहरी ने मुझे दिया और मैंने। उसकी पूरी बात सुने बिना ही गायत्री देवी चिल्लाई, शट अप!